एपिसोड 375 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिटिल क्योंग जीरूजी के साथ कीटियां टापू के ऊपर ही होता है। वो लोग वहीं पर घूम फिर रहे होते हैं और वहीं पर वो लोग एक होटल के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर मीट खा रहे होते हैं। जबकि लिटिल बाओ लिटिल क्योंग से कहता है मुझे वहाँ पर सामने कोई खजाना दिखाई दिया है। तो वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है। ये वाली लड़की लास्ट टाइम मैं आपको शायद बताना भूल गया था, ये बिल्कुल मीरू के जैसे दिखती है। किंग की किंग लॉन्ग अकेडमी की दोस्त जैसी, बिल्कुल उसी के जैसी दिखती है। तो लिटिल क्योंग लिटिल बाओ से कहता है लगता है कि तुम्हें उस लड़की के पास कोई स्पेशल खजाना दिखाई दिया है, चलो पहले उसे अपना खाना खत्म कर लेने दो, उसके बाद मैं बड़ी स्पीड से वहाँ पर जाऊंगा और उसके पास से वो खजाना चोरी कर लूंगा। तो लिटिल क्योंग और लिटिल बाओ यहाँ पर उस लड़की को लूटने का प्लान बना लेते हैं कि जैसे वो खाना खत्म करके उठेगी तो ये लोग उसके पास से जो भी स्पेशल खजाना है वो उसे चोरी कर लेंगे। ये लोग यहाँ पर काफी देर तक बैठते हैं जबकि लिटिल क्योंग का ध्यान अभी भी उसी लड़की की तरफ ही होता है। तो वो लड़की वहाँ पर अपना खाना खत्म करती है। लिटिल क्योंग कहता है लगता है कि उसने अपना खाना खत्म कर लिया, अब वो उठकर जा रही है तो मैं जाता हूँ। और वो बड़ी स्पीड से भागता हुआ जाता है और उस लड़की के पास से आकर उसके पास से गुजरता है और टकराने के दौरान ही वो अपना हाथ मारते हुए उसके पास से जो स्पेशल खजाना होता है वो लूट लेता है और उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मुझे दिखाई नहीं दिया, मैं काफी जल्दी में था। हमारे लिटिल क्योंग ने यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ चोरी कर ली है और भागता हुआ होटल से बाहर आ जाता है जबकि वो लड़की पीछे से घूरकर उसकी तरफ देख रही होती है। लिटिल क्योंग भागता हुआ होटल की पीछे वाली दीवार के पास आ जाता है और वहाँ पर छुपकर कहता है शुक्र है उसने हमें पकड़ा नहीं और ना ही उसे पता चला कि हमने उसको लूट लिया है। तो वो अपनी मुट्ठी खोलता है तो उसके हाथ में एक छोटा सा टोकन होता है जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है। वो जाओ बाओ से कहता है जाओ बाओ क्या तुम इसी के बारे में बात कर रहे थे, क्या यही वो लिटिल बेबी है जिसके बारे में तुम कह रहे थे? लेकिन मुझे तो ये किसी भी एंगल से कोई खजाना दिखाई नहीं देता, लगता है कि तुमने कोई बड़ी गलती कर दी है। लिटिल बाओ अभी भी से कह रहा होता है कि ये खजाना है। वो लड़की भी उसी वक्त उनके करीब पहुंच जाती है और लिटिल क्योंग को जरा भी महसूस नहीं होता कि कब वो उसके पास पहुंच जाए। वो लड़की उसे कहती है तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं पता, तुमने मुझसे चोरी किया लेकिन तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि ये चीज क्या है। एक बहुत ही कीमती चीज है, इसको सोल नॉरिशिंग जेड कहा जाता है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। लिटिल क्योंग से वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये क्या, इसने तो मुझे पकड़ लिया। वो कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें ये वापस कर देता हूँ और वो उसकी तरफ उसको वापस फेंकते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो कहता है चलो इसका ट्रेजर इसको वापस देकर यहाँ से भाग चलते हैं। और साथ ही लिटिल बाओ सोच रहा होता है क्योंकि ये यहाँ पर इतनी आसानी के साथ पहुंच जाए और मुझे कुछ महसूस भी नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि इसका कल्टीवेशन लेवल मुझसे ज्यादा हायर है, यहाँ से तो भागने में ही अपनी जान बचेगी। और वो बड़ी स्पीड से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लड़की अपने टोकन को कैच कर लेती है और उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे चोरी करने के बाद इतनी आसानी के यहाँ से भाग सकते हो? तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी के साथ तुम्हें माफ कर दूंगी? वहीं पर खड़े खड़े अपनी पावर्स को रिलीज करती है। वो जब अपनी पावर्स को रिलीज करती है तो वो लिटिल क्योंग को वहीं पर अपनी पावर्स में लपेट लेती है। वो उसकी पावर्स को सील कर देती है जिसकी वजह से हमारा लिटिल क्योंग ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है। वो कहता है इसने यहाँ पर कौन सी सुपरनेचुरल पावर को यूज किया है? इतना ज्यादा मैं यहाँ पर स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ज्यादा इसकी ये एनर्जी से बनी हुई रस्सी और ज्यादा टाइट होती जाती है। ऊपर से मेरे पास जितने भी कल्टीवेशन की पावर है वो सारी की सारी ड्रेन होती जा रही है, यानी कि मैं इससे अपने आप को आजाद नहीं करवा पाऊंगा। तो लिटिल क्योंग नीचे गिरने के बाद उसे कहता है तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो, तुम मुझे यहाँ पर सजा नहीं दे सकती, मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ मेरे पास एक बिग सिस्टर है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर उसे पता चल गया तो वो तुम्हें सजा देगी। साथ ही वो सोच रहा होता है इसने यहाँ पर अपनी पावर्स के साथ मेरी सोल को भी लॉक कर दिया है, इसी वजह से मैं यहाँ पर वॉइस ट्रांसमिशन भी नहीं भेज सकता। पता नहीं इस वक्त जीरूजी कहाँ पर होगी, काश वो खुद ही इस बात को सेंस कर ले कि मैं इस वक्त मुश्किल में हूँ और यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आ जाए। ये औरत तो यहाँ पर मुझे मार डालेगी, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये कहीं मुझे कच्चा ही ना खा जाए। वो लड़की उसके करीब आती है और उसे कहती है तुम तो अभी भी यहाँ पर मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो, तुम बस एक छोटे से ड्रैगन हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे डरा धमका सकते हो? लिटिल क्योंग कहता है इसे तो मेरी रियल अपीयरेंस के बारे में पता चल गया कि मैं एक ड्रैगन हूँ, यहाँ पर ह्यूमन फॉर्म में हूँ। फिर साथ ही वो उस लड़की से कहता है अगर तुमने यहाँ पर मुझे सजा दी या फिर मुझे मारने की कोशिश की तो फिर मेरा मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, मेरा मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस वक्त जीरूजी भी वहाँ पर आ जाती है और लिटिल क्योंग के माथे के ऊपर फ्लिक करती है जिसकी वजह से वो दूसरी लड़की वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि जीरूजी भी कोई नॉर्मल मार्शल आर्ट्स की गार्ड नहीं है बल्कि वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। वो जब यहाँ पर आती है तो उस लड़की को भी महसूस नहीं होता। जीरूजी वहाँ पर आने के बाद कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर बिग सिस्टर को मुश्किल में डालने की, तुमने इस बिग सिस्टर को मुश्किल में डाल दिया, तुमने इससे चोरी क्यों की? बहुत ही बुरे होते जा रहे हो और ऊपर से तुम इस लड़की से कह रहे हो कि तुम अपनी मास्टर को बुलाकर इसको सजा दोगे, पर सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए क्योंकि तुमने इससे चोरी की है, तुमने गलत किया है। लिटिल क्योंग रोना शुरू कर देता है और उसे कहता है मैं तो बस इसको डराने की कोशिश कर रहा था कि अगर मास्टर को इस बारे में पता चल गया कि मैंने ऐसा कुछ किया है तो मास्टर उल्टा मुझे सजा देंगे, तो बस यहाँ पर टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा था कि बिग सिस्टर रूजी यहाँ पर आ जाए और मुझे इससे बचा ले। हमारी जी रूजी उसे वहीं पर पीटना शुरू कर देती है और कहती है तुमने बहुत ही गलत काम किया है, इसलिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैं तुम्हें सजा दूंगी और ऐसा कभी भी मत करना, कभी भी किसी बिग सिस्टर के पास इस तरह से चोरी करने की कोशिश मत करना। वो लड़की जहाँ पर ये सब कुछ देख रही होती है वो जी रूजी से कहती है क्या तुम इस लड़के की मास्टर हो? जी उसे कहती है नहीं मैं तो इसकी मास्टर नहीं हूँ, बल्कि हम दोनों तो सिस्टर ब्रदर हैं कि हम दोनों का मास्टर सेम है, हम दोनों ही किसी के डिसाइपल हैं। ये लड़का बहुत ज्यादा शरारती है क्योंकि अभी ये बच्चा है, इसी वजह से इसने ये काम कर दिया, प्लीज इसको माफ कर देना। वो लड़की उसे कहती है इस लड़के ने मेरे पास से जो भी चोरी किया था वो मुझे
मुझे वापस कर दिया। वैसे भी ये कोई बड़ा मसला तो है नहीं। मैं जहाँ पर इस बात को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल नॉर्मल नहीं है। तुम एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट्स की गार्ड हो, इसके बावजूद तुम्हारे पास एक मास्टर है। मैं देखना चाहती हूँ कि आज तुम्हारा मास्टर कौन है। तुम मुझे अपने मास्टर से मिलने के लिए ले जा सकती हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा मास्टर वाकई में इस यूनिवर्स का बहुत ही पावरफुल मास्टर होगा। उसी उसे कहती है, तुम मेरे मास्टर से मिलकर क्या करोगी? वो तो कोई भी पियरलेस एक्सपर्ट नहीं है और ना ही कोई पावरफुल मार्शल आर्ट्स का गार्ड है, बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स का सेंट है। अभी मार्शल आर्ट सेंट लेवल पर प्रमोट हुआ है। हालांकि फिलहाल उसकी कल्टीवेशन बेस काफी ज्यादा लो है, लेकिन मुझे पता है कि फ्यूचर में उसकी अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा हायर होने वाली हैं। तुम उससे मिलना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ। तो लड़की उसे कहती है, हाँ क्यों नहीं, चलो मैं भी जाकर देखूं कि ऐसा बंदा जिसका फ्यूचर बहुत ज्यादा अचीवमेंट से भरा हुआ है, जिसको तुम अपना मास्टर मानती हो, तो देखो कि वो कितना ज्यादा पावरफुल और कितना अमेजिंग है। अब तो मुझे और भी ज्यादा उससे मिलना है। तो नेक्स्ट सीन हमें मिंग के रूम का दिखाया जाता है। मिंग अपने रूम में आराम से बैठा वहाँ पर कल्टीवेट कर रहा होता है कि उसी वक्त जी रूजी, लिटिल कियांग और उसके साथ वो लड़की वहाँ पर अपीयर होते हैं। सामने की तरफ देखकर महसूस करता है और उसे कहता है, रूजी अब क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? रूजी ने लिटिल कियांग को अपने हाथ में पकड़ा होता है और वो मास्टर से कहती है, मास्टर लिटिल कियांग बहुत ज्यादा शरारती हो गया है। लिटिल कियांग और जाओ बाओ ने दोनों ने मिलकर इस बिग सिस्टर के पास इसका खजाना चोरी करने की कोशिश की। के बाद इस बिग सिस्टर ने इनको पकड़ लिया। ये बिग सिस्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा अच्छी भी है, इसी वजह से इसने हमारे लिटिल कियांग को सजा नहीं दी। इसे आपके बारे में बताया तो ये आपसे मिलना चाहती थी, इसीलिए मैं इसे आपके पास ले आई हूँ। इनको भी महसूस हो जाता है कि ये बंदी बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पर रूजी इसकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट कर रही है और इसे बिग सिस्टर कह रही है। इसका मतलब ये है कि रूजी को भी कंफर्म नहीं है कि वो इसको हरा पाएगी या नहीं। यहाँ पर बली पोलाइटली उसे कहता है, बिग सिस्टर प्लीज मुझे माफ करना, मेरे फॉलोवर ने यहाँ पर आपके साथ गलत किया है, आप इसको जो सजा देना चाहें वो दे सकते हैं। मिंग सोच रहा होता है, पर क्योंकि गलती हमारी तरफ से हुई है तो मुझे इस मसले को बड़े आराम से निपटाना होगा। इसकी वजह से अगर मुझे यहाँ पर कोई कंपनसेशन देनी पड़े तो वो भी देनी पड़ेगी, या फिर अगर लिटिल कियांग को सजा देनी पड़े तो वो भी देनी पड़ेगी। कि जी रूजी अगर इसके साथ इतने प्यार से बात कर रही है तो इसका मतलब ये है कि ये मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकती है। वो लड़की मिंग से कहती है, मुझे पता है कि ये एक ड्रैगन है और ड्रैगन से ह्यूमनॉइड फॉर्म में आया है, तो मुझे लगता है कि तुम इसके एक टेंडन को मुझे दे सकते हो। क्या तुम इसका एक पीस काट कर मुझे दे सकते हो? इसका मीट काफी ज्यादा अच्छा होता है। हमारा लिटिल कियांग रूजी के पीछे छुप जाता है और रोते हुए कहता है, नहीं मैं अपना मीट तुम्हें नहीं देने वाला, अगर तुम मेरा मीट काटोगी तो मैं मर जाऊंगा। वो भी गुस्से के साथ लिटिल कियांग से कहता है, जो काम तुमने किया है उसके बदले में तुम्हारी पूरी की पूरी खाल उधेड़ देनी चाहिए। तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, तुमने बहुत ही बड़ी गलती की है। यहाँ पर ये सिस्टर तुम्हें बहुत ही लाइट सी सजा दे रही है। लिटिल कियांग उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा रोना शुरू कर देता है। अपने पास से अपने खजाने में से कुछ निकालता है। मिंग कहता है, सिस्टर प्लीज इस लड़के को माफ कर दो, इसका मीट का टुकड़ा खाने से अच्छा है मैं तुम्हें यहाँ पर कंपनसेट कर दूं। अपने पास एक मशरूम निकालता है। वो उसे कहता है, ये सोल नॉरिशिंग मशरूम है, क्या तुम इसे कंपनसेशन के तौर पर रख सकती हो? वो उसे कहती है, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, इसने कहा कि इसके पास इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, इसका मतलब ये है बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसका खजाना भरा हुआ है। मिंग अपने पास से काफी सारी चीजें निकालता है, तो ये वो सारी स्पेशल चीजें हैं जो कि वो जानटियान ग्रेट वर्ल्ड से लेकर आया है। उसे कहता है, इसके अंदर एक आइस मसल ग्रास है, एक बोन फ्लावर है और एक फाउंटेन ऑफ यूथ है। लगता है कि मेरी बिग सिस्टर को ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। यहाँ पर एपिसोड 375 का एंड करेंगे, तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि आज ये लड़की कौन है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। रिवेंज सीकर के एपिसोड 376 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे मिंग अपने पास से 3 स्पेशल चीजें निकालता है। वो उसे उस लड़की के सामने करते हुए कहता है, ये तीनों चीजें मैं कंपनसेशन के तौर पर तुम्हें देना चाहता हूँ। ये तीनों ही बहुत ज्यादा स्पेशल चीजें हैं और यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। साथ ही हमारा मिंग सोच रहा होता है, ये तीनों चीजें जाओ जिंग ने मेरे लिए ढूंढी थी जानटियान ग्रेट वर्ल्ड में। शुरुआत में उसने वहाँ से मेरे लिए बहुत सारा खजाना ढूंढा था, वो सारा खजाना वहाँ से ढूंढने के बाद मुझे दे देती थी। सारे का सारा तो वहाँ से बचा हुआ खजाना है जो मैं इस लड़की को दे सकता हूँ और कंपनसेट कर सकता हूँ। वो लड़की उन तीनों चीजों को देखते ही कहती है, ये तीनों चीजें तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी हैं और इनमें स्पेशली ये फाउंटेन ऑफ यूथ, जिसकी मदद से कोई भी लड़की इस दुनिया में अपने आप को बहुत ज्यादा यंग रख सकती है। ऊपर से ये सारी चीजें हमारी दुनिया में मिलती भी नहीं है, ये सारी चीजें तो जानटियान ग्रेट वर्ल्ड से मिलती है। तुमने ये सारी चीजें वहाँ से लाई है, तो इसका मतलब यह है कि तुम भी काफी ज्यादा स्पेशल हो। साथ ही वो लड़की उसे कहती है, पर अफसोस की बात यह है कि ये तीनों चीजें मेरे किसी भी काम की नहीं है। तुम जहाँ पर खुद ही मेरी तरफ देख सकते हो, मैं एक मार्शल आर्ट्स की गार्ड बन चुकी हूँ, लेकिन अभी तक मेरी अपीयरेंस बिल्कुल एक जवान लड़की के जैसी है, यानी कि मैं अभी बहुत ज्यादा यंग अपीयरेंस में हूँ। मुझे इन चीजों की क्या जरूरत है? मुझे फाउंटेन ऑफ यूथ को यूज करने की जरूरत भी नहीं है। चलो ठीक है, मैं तुमसे ये तीनों चीजें रख लेती हूँ, क्योंकि जब कभी मुझे मेरी बेटी मिल जाएगी तो ये तीनों चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा काम आएगी। वो इन चीजों को यूज करके अपने आप को जवान रख पाएगी और खूबसूरत रख पाएगी। मिंग उसे कहता है, बिग सिस्टर जैसा कि हम सभी को पता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तो फिर तुम अपनी बेटी से अलग कैसे हो गई? कोई तुम्हें तुम्हारी बेटी से अलग कैसे कर सकता है? वो लड़की उसे कहती है, यहाँ पर बात सिर्फ अलग होने की नहीं है, बल्कि बात यहाँ पर ऐसी है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। मुझे
अपनी बेटी के बारे में कुछ भी याद नहीं, यहाँ तक ये भी याद नहीं है कि उसका बायोलॉजिकल फादर कौन है, उसका चेहरा कैसा दिखता है और वो इस वक्त कहाँ पर है, उसका नाम क्या है। मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है क्योंकि मेरी मेमोरीज मिट गई हैं। कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मेरी मेमोरीज का वो वाला हिस्सा जिसमें मेरी बेटी पैदा हुई, सारे का सारा हिस्सा इरेज हो चुका है। मुझे अपनी बेटी बिल्कुल भी याद नहीं है, तो फिर मैं अपनी बेटी को ढूंढूंगी कैसे। पर फिर भी मैं उसे यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। साथ ही वो लड़की उसे कहती है मुझे अपनी बेटी के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात याद है, वो ये बात है कि उसकी आंखों के ऊपर उसकी आईब्रोज के पास ये वाले 2 निशान है, लेकिन मेरे माथे के ऊपर ये वाले 2 निशान है। जैसे उसकी आंखों के पास उन दोनों निशानों की तरफ देखता है तो उसी वक्त मिंग को याद आता है कि ये निशान तो उसने पहले भी देखे हुए हैं। मिंग उसे कहता है ये वाले दोनों निशान मैंने पहले देखे हुए हैं, क्या मैं तुमसे इस बारे में पूछ सकता हूँ? तुम फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से टियानू फैमिली से हो। तो बिग सिस्टर भी अपने टियानू फैमिली का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसे कहती है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? क्या तुम्हें टियानू फैमिली के बारे में और कुछ भी पता है? हाँ, मैं टियानू फैमिली से ही हूँ। मिंग उसे कहता है फिर तो तुम्हारी मुश्किल हल हो गई, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं किसी को जानता हूँ, शायद वो तुम्हारी बेटी हो सकती है। मैं एक लड़की को जानता हूँ जो मेरी दोस्त है, उसका नाम मीरू है। आधी इंसान है और आधी फॉक्स है। एक फॉक्स और एक इंसान के मिलाप से वो पैदा हुई है। उसने मुझे ये भी बताया था कि उसकी माँ उसे पैदा होने के बाद छोड़कर चली गई थी और उसे अपनी माँ के बारे में कुछ भी याद नहीं है। और ये वाले 2 निशान जो कि तुम्हारी आंखों के ऊपर है, बिल्कुल ऐसे निशान उस लड़की के पास भी हैं और ऊपर से उसके बाल भी बिल्कुल तुम्हारी तरह गुलाबी रंग के हैं। एक सिस्टर उसे कहती है तुम जैसी डिस्क्रिप्शन बता रही हो मुझे तो लगता है कि वही मेरी बेटी है। तो मीरू उसका नाम है, तो इसका मतलब मेरी बेटी का नाम मीरू है। मुझे ये बताओ कि वो कहाँ पर है, क्या तुम मुझे उसके बारे में और कुछ बता सकते हो? हमारा मिंग उसे वहीं पर बैठा लेता है और काफी देर तक उसे सारी की सारी बात बताता है कि कैसे वो मीरू के साथ किंगलोंग डायनेस्टी में मिला था। मिंग उसे जब सारी बात बताता है तो वो उसे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर ये बताया कि वो तुमसे एकेडमी में मिली थी और वहाँ पर तुमने अपने पास एक एंशिएंट बुक जो कि बीस्ट को कंट्रोल करने के हवाले से थी कि वो अपनी बॉडी के अंदर फॉक्स की पावर को कंट्रोल कर सके, उसको ये वाली स्पेशल स्किल वाली एंशिएंट बुक उसे दे दी ताकि वो इन स्किल्स को सीख सके। तुमने मेरी बेटी की बहुत ज्यादा मदद की है, तुम वाकई में एक बहुत ही अच्छे लड़के हो। तो मिंग उसे कहता है आंटी आपने तो यहाँ पर मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी, इसे भी वो मेरी दोस्त है, तो मुझे अपनी दोस्त के लिए ये सब कुछ तो करना पड़ा। मीरू की माँ उसे कहती है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम उसके सिर्फ और सिर्फ एक काम से दोस्त तो नहीं हो सकते। कोई आम सा दोस्त किसी दोस्त के लिए इतना ज्यादा कुछ नहीं कर सकता जितना तुमने उसके लिए कर दिया है। तो यहाँ पर मीरू की मदर उसे अपने बारे में बताना स्टार्ट करती है। वो उसे कहती है मेरा नाम बाइस जियान लिंग है, तुमने हमारे टियानजू कॉन्टिनेंट के 9 पावरफुल डीमन गार्ड्स के बारे में तो सुना होगा, 9 एंशिएंट डीमन गार्ड्स के बारे में। मैं 9 एंशिएंट डीमन गार्ड्स में से एक डीमन गार्डेस हूँ। सभी लोग मुझे टियानू गार्ड के नाम से भी जानते हैं। मिंग उसे कहता है आंटी आप इतनी ज्यादा पावरफुल है और आप टियानजू कॉन्टिनेंट की 9 पावरफुल एंशिएंट गार्ड्स में से एक गार्ड हैं, फिर आपने अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़ा ही क्यों था? आप उसे छोड़ दी क्यों? उसके बाद आपकी मेमोरीज चली गई। शायद आपको नहीं पता लेकिन आपकी बेटी मीरू हमेशा अकेले में बैठकर रोती रहती है, वो आपको बहुत ज्यादा याद करती है। मीरू की माँ उसे कहती है जब मैं मार्शल आर्ट्स गार्ड के 3rd लेवल पर प्रमोट हो रही थी तब मुझे अपनी कल्टीवेशन के लिए सेकुलेशन में जाना पड़ा, इस वजह से मैं अपनी बेटी और उसके बाप को अकेला छोड़कर चली गई थी। मिंग उसे कहता आंटी आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आप अपनी बेटी से मिलना चाहती हैं तो आप किंगलोंग कॉलेज में जाकर उससे मिल सकती हैं, वो अभी भी वहीं पर है। आंटी उसे कहती है अब अपनी बेटी के पास इस तरह जाना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि मैं उसे छोड़कर चली गई थी और पिछले कई सालों से मैं उसके सामने नहीं आई, तो वो इस बात को इतनी आसानी के साथ नहीं समझेगी थी कि मेरी मेमोरीज चली गई थी, वरना मैं उसको कब से ढूंढ रही हूँ। मैं यहाँ पर अपने मसलों से निपट लूंगी, उसके बाद मैं उससे मिलने के लिए जरूर जाऊंगी। तो यहाँ पर मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है जो मुझे हल करना है। मदर उसे कहती है वैसे तो मैं इस मसले को अकेले ही हल करना चाहती थी, लेकिन अब जबकि तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत ही अच्छा रवैया रखा और तुम उसके अच्छे दोस्त हो, तो मुझे लगता है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को तुम्हारे साथ शेयर कर सकती हूँ, तुम्हें इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? मैं एक मिशन के ऊपर जाने वाली हूँ, मैं एक मिशन पर जाऊंगी जहाँ पर हम लोग एक गार्ड को मारेंगे और उसके खजाने को लूटेंगे। उसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या वाकई में हम लोग किसी गार्ड के ट्रेजर को लूटने वाले हैं? पहले मुझे ये तो बताएं कि हम लोग कौन से मार्शल आर्ट्स के गार्ड को जाकर मारकर उसके खजाने को लूटने वाले हैं, क्या हम उस मार्शल आर्ट्स के गार्ड को हरा भी पाएंगे या नहीं? मीरू की मदर उसे कहती है हम लोग यहाँ पर किसी ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट्स के गार्ड की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग यहाँ पर एक डीमन गार्ड की बात कर रहे हैं जो कि पिछले हजारों लाखों साल से यहाँ पर जिंदा है। उसको फ्लाइंग बियर गार्ड कहा जाता है, कभी वो भी 9 एंशिएंट डीमन गार्ड्स में से एक हुआ करता था। हम लोग यहाँ पर जो खजाना लूटने वाले हैं वो पिछले हजारों लाखों साल से उसने जो खजाना इकट्ठा किया हुआ है वो सारे का सारा उसका लूट लेंगे। मिंग ये बात सुनते ही अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या वाकई में हम लोग खजाना लूट पाएंगे? एक एंशिएंट डीमन गार्ड ने पिछले कई हजार साल से अपने लिए बहुत सारा खजाना इकट्ठा किया होगा, अगर वो सारे का सारा मेरे हाथ लग जाए इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। मिंग आंटी से कहता है आंटी अभी अभी आपने कहा कि वो 9 एंशिएंट डीमन गार्ड्स में से कभी एक हुआ करता था, इस बात का क्या मतलब है? मतलब तो ये होगा कि अभी भी बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, तो हम लोग उसका खजाना इतनी आसानी के साथ तो नहीं लूट पाएंगे। मीरू की माँ से कहती है चलो मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ कि मैंने ये क्यों कहा कि वो कभी 9 एंशिएंट डीमन गार्ड्स में से एक हुआ करता था। तो मदर उसे कहती है ये बहुत ही पुराने वक्त की बात है, आज से तकरीबन हजारों साल पहले की। कभी फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता था और उस वक्त वो 9 एंशिएंट डीमन
डीमन गार्ड्स में ही शामिल था कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। पावरफुल होने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा एरोगेंट भी था। अगर मैं 9 एंशिएंट डीमन गार्ड्स में शामिल नहीं थी, लेकिन मैं क्योंकि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और बहुत ज्यादा यंग भी थी, इसी वजह से वो मेरे पीछे लगा हुआ था। एक बहुत ही हवसप्रस्त डीमन था जो कि मेरे साथ कुछ बुरा करना चाहता था। वो मेरा रेप करना चाहता था या ऐसे कुछ। बाकी के सारे डीमन गार्ड्स के मुकाबले में ये वाला डीमन गार्ड बहुत ज्यादा अलग और बहुत ज्यादा कमीना था। तो एक दिन उसने मुझे अकेले देखकर मौके का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन हम दोनों में बहुत जबरदस्त फाइट हुई और इस फाइट के बाद मैंने उसको हरा दिया और उसको हराने के बाद मैं 9 एंशिएंट डीमन गार्ड्स में शामिल हो गई, जबकि उसे निकाल दिया गया। उसके बाद से वो हमेशा ही मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करने लगा। वो मेरा मॉर्टल एनिमी बन चुका था। एक दफा उसने मौके का फायदा उठाते हुए मेरे पर स्नेक अटैक किया और स्नेक अटैक की वजह से मैं बहुत ज्यादा जख्मी हो गई कि मैं उस वक्त बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थी। इसी वजह से मैं वहाँ पर से भागने के अलावा इसके खिलाफ कुछ भी ज्यादा नहीं कर पाई। मैं वहाँ से अपनी जान बचाई और बहुत ज्यादा जख्मी होकर वहाँ से निकल आई कि मैं बहुत ज्यादा जख्मी थी। इसी वजह से मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर वहाँ से नहीं भाग सकती थी। तो उसका इंसान फादर उसने उसे अपने साथ लिया और उसके साथ वो अपने घर चला गया। उसके बाद मीरू अपने फादर के साथ ही रही जो कि एक इंसान था। मुझे पास वापस जाने का टाइम नहीं था ताकि मैं अपनी बेटी के पास वापस जाकर उसे इस बारे में बता सकूं। मेरी बेटी ऊपर से उस इंसान फादर के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो गई थी। उसके बाद मैं उसके घर वापस भी गई थी ताकि मैं अपनी बेटी से मिल सकूं, लेकिन मैंने यहाँ पर ये बेहतर समझा मैं पहले अपनी पावर्स को इतना बढ़ा लूं कि मैं फ्लाइंग बियर गार्ड को हरा दूं ताकि वो मेरी बेटी को नुकसान ना पहुंचा सके। फिलहाल मेरी बेटी अपने फादर के साथ बहुत ज्यादा खुश थी और मैं उसे वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश। इस वजह से मैं भी वापस आ गई और मैंने अपने लिए एक जगह ढूंढी जहाँ पर मैं बैठकर कल्टीवेट कर सकती थी, मैं अपनी पावर्स को बढ़ा सकती थी। मैंने अपनी उस सीक्रेट जगह के अंदर जाने के बाद बैठकर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं पता था कि वहाँ पर भी ये हादसा हो जाएगा। फ्लाइंग बियर गार्ड को उस जगह के बारे में पता चल गया। वो वहाँ पर पहुंच आया। उसने मेरी हाइड आउट के ऊपर आकर मेरे पर फिर से अटैक कर दिया। ऐसे वो वहाँ पर पहुंचा तो मुझे पहले से सेंस हो गया था और ऊपर से मैंने पहले से ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लिया। तो अभी मैंने नया ब्रेक थ्रू किया था जिसकी वजह से मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने फ्लाइंग बियर गार्ड के ऊपर अटैक किया और वहाँ से फिर से भाग निकली, लेकिन इसी फाइट के दौरान मेमोरीज का वो हिस्सा जाया हो गया। इससे में मेरी बेटी पैदा हुई थी और मुझे उसके फादर या फिर अपनी बेटी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा। तो मिंग आंटी से कहता है, तो आंटी जैसा कि आपने बताया कि वो फ्लाइंग बियर गार्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा गुस्से वाला भी है, तो हम लोग उससे निपटेंगे कैसे? मीरू की मदर उसे कहती है, हालांकि मैंने भी काफी सारे ब्रेक थ्रूज कम्प्लीट किए हैं, अब मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हूँ, लेकिन इसके साथ साथ फ्लाइंग बियर गार्ड भी तो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ होगा। मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं उसको मार पाऊंगी या नहीं। मैं चाहती हूँ कि जब मैं उसके साथ फाइट करते हुए उसका ध्यान भटकाऊं तब तुम उसके खजाने वाले चैम्बर में जाना, जाकर उसका सारे का सारा खजाना लूट लेना। अगर हम लोग उसको वहाँ पर मार नहीं पाते या फिर हरा नहीं पाते तो हम लोग वहाँ से निकलेंगे तो उसके बाद फ्लाइंग बियर गार्ड बहुत ज्यादा गरीब हो जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। मिंग उसे कहता है, आंटी आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, खजाना लूटने में तो मैं बहुत ज्यादा माहिर हूँ, जब भी खजाना लूटने की बारी आएगी आप मुझे बता देना। आंटी मिंग से कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर हम लोग अपने इस प्लान में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर से तुम्हें इतना ज्यादा खजाना मिलेगा कि तुम इतने ज्यादा अमीर हो जाओगे कि तुम मीरू के हस्बैंड बनने के लायक हो जाओगे। मैं यहाँ से जा रही हूँ, जाकर प्रिपरेशंस करने वाली हूँ, कल सुबह मैं यहाँ पर आऊंगी तुम्हें पिक करने के लिए। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी उस जगह के ऊपर जहाँ पर फ्लाइंग बियर गार्ड होगा। इसके साथ ही मीरू की मदर वहाँ से गायब हो जाती है, जबकि मिंग सोच रहा होता है, क्या ये यहाँ पर मुझे चोरी करने के लिए कह रही है, ये यहाँ पर मुझे अपना दामाद बनने के लिए कह रही है। मिंग कहता है, हालांकि ये वाली ट्रिप बहुत ज्यादा रिस्की होने वाली है, लेकिन अगर हम लोग खजाना लूटने में कामयाब हुए, यानी अपने मैरिड मॉन्यूमेंट से जितना भी पैसा उधार लिया है वो सारे का सारा उधार मैं चुका सकता हूँ। रोजी मिंग से कहती है, मास्टर जैसा कि उसने कहा कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, मैं वहाँ पर आपकी जगह पर चली जाती हूँ। लिटिल क्योंग भी उसे कहता है, जैसा कि उस बिग सिस ने कहा है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है और ऊपर से वो फ्लाइंग बियर गार्ड अगर किसी को देख लेता है तो वो उसका दुश्मन बन जाता है और वो हमेशा अपनी दुश्मनी को निभाता है। अगर उसने वहाँ पर आपको चोरी करते हुए देख लिया, मुझे नहीं लगता कि आप उसके खजाने को लेकर कहीं पर जाकर छुप पाएंगे, वो हमेशा के लिए आपका दुश्मन बन जाएगा और कहीं पर भी आपको आराम से जीने नहीं देगा। लिटिल क्योंग की बात सुनने के बाद उसे कहता है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो वहाँ पर मारा नहीं जाता तो वो आंटी के हाथों से काफी ज्यादा जख्मी हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि वो काफी लंबे अरसे तक मुझे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, तब तक तो मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। और रही बात यहाँ पर मुझे खजाना लूटते हुए देख लेने की, तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। मुझे लगता है कि उसे वहाँ पर मुझे खजाना लूटते हुए देख ही लेना चाहिए। वो जिसे भी वहाँ पर खजाना लूटते हुए देखेगा वो उसी का पीछा करेगा और उसी का दुश्मन बनेगा। मुझे लगता है कि हमारा मिंग यहाँ पर उसका खजाना लूटने के लिए अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके जाएगा कि फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड जिसको वहाँ पर चोरी करते हुए जिसका चेहरा देखेगा वो तो उसी का दुश्मन बनेगा। हो सकता है कि मिंग वहाँ पर लॉन्ग शॉबाई की आइडेंटिटी लेकर जाए। कीटियन सेक्टर में लॉन्ग शॉबाई की आइडेंटिटी के साथ एक फेक बंदा भी है जहाँ पर इन दोनों की आपस में लड़ाई करवा सकता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 376 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 377 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारे मिंग को मीरू की मदर मिलती है। मीरू की मदर जो कि टियानचान कॉन्टिनेंट के 9 डीमन गार्ड्स में से एक डीमन गार्ड है, फॉक्स डीमन गार्ड है, और वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उसका एक दूसरे डीमन गार्ड के साथ झगड़ा चल रहा है जिसको फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड कहा जाता है कि उसने एक बार इसका रेप करने की कोशिश की थी। इसी वजह से ये दोनों आपस में दुश्मन है और ऊपर से इसी की वजह से फॉक्स डीमन गार्ड अपनी बेटी मीरू से अलग हो गई थी। मीरू की मदर ने यहाँ पर ये प्लान बनाया है कि वो मिंग को अपने साथ मिलाकर फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड का सारा खजाना लूट लेगी। वो उससे फाइट करेगी और तब पीछे से मिंग जाकर उसका खजाना लूटेगा। एपिसोड की शुरुआत में मिंग और मीरू की मदर दोनों अपॉइंटेड डे पर मिलते हैं। वो दोनों ही जा रही होती हैं फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड के घर की तरफ ताकि उसे जाकर लूट सके। मीरू की मदर अपने पास से एक लकड़ी का टोकन निकालती है और हमारे मिंग से कहती है इस टोकन को तुम अपने पास रखो क्योंकि फ्लाइंग बियर गार्ड उसकी जगह जो उसकी सैंक्चुरी है वो एक बहुत ही सैक्रेड प्लेस है। इसी वजह से तुम वहाँ पर ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हारे पास ही टोकन होना लाजमी है। हालांकि मैं वहाँ पर फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड के साथ फाइट करूंगी और वहाँ पर तुम्हें और कोई मसला तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर कोई ना कोई मसला हो जाए क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है या फिर कोई एक्सीडेंट हो सकता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि खजाना लूटने के दौरान तुम्हें कोई मुश्किल आए। अगर वहाँ पर तुम्हें जरा भी ऐसा लगे कि तुम्हारी जान खतरे में है तो तुम्हें जल्दी से जल्दी वहाँ से भागना होगा क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी ज्यादा कीमती है, ना कि वो खजाना ज्यादा कीमती है। तो मिंग उससे कहता है आंटी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या करना है, कब रिट्रीट करना और कब आगे बढ़ना है। तो आंटी उसे कहती है हालांकि मैं भी टियानचान कॉन्टिनेंट के 9 डीमन गार्ड्स में से एक डीमन गार्ड हूँ, लेकिन बाकी के सारे डीमन गार्ड्स के साथ मेरा ताल्लुक कोई अच्छा नहीं है। इसी वजह से हमारा जो काम खत्म हो जाए, हम लोग फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड को लूट लें, उसके बाद कीटियान सेक्टर की एक एल्डर बन जाऊंगी और यहाँ की एल्डर बनने के बाद मैं चाहूंगी कि मेरी बेटी मीरू भी यहीं पर आ जाए, जहाँ पर रहने से हमें प्रोटेक्शन मिलेगी, हम दोनों ही यहाँ पर आ जाएंगे। मिंग उसे कहता है आंटी आप तो इतनी पावरफुल डीमन गार्ड है तो फिर आपको यहाँ पर कीटियान सेक्टर को ज्वाइन करने की क्या जरूरत है। आंटी उसे कहती है तुम्हें लगता है कि शायद कीटियान सेक्टर की बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता। कीटियान सेक्टर का जो लीडर है वो बहुत ही पावरफुल है। एक्चुअली उसका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा खास है क्योंकि वो एक ऐसी जगह से आया है जो कि हमारे टियानचान कॉन्टिनेंट से बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस वक्त कीटियान सेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि हमारी पांचों बड़ी डायनेस्टीज भी इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, यानी कि ये पांचों बड़ी डायनेस्टी से भी ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से मुझे लगता है कि ये मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए सबसे बेस्ट चॉइस रहेगी। मिंग कहता है ये कीटियान सेक्टर का लीडर कौन है, क्या मुझे लीडर के बारे में बताएंगे। और साथ ही मिंग सोच रहा होता है मेरी मेमोरीज के मुताबिक जो कि मुझे मेरे मैरिड स्टाइल ने बताया था, लॉन्ग शाओबाई का फादर जो कि कीटियान है और कीटियान सेक्टर का लीडर है वो लॉन्ग शाओबाई का फादर है। और मैं यहाँ पर उसी से तो मिलने के लिए आया हूँ क्योंकि लॉन्ग बैनर ने मुझे ये सब कुछ बताया था। लेकिन आंटी तो यहाँ पर कीटियान सेक्टर के लीडर को टाइबाई कह रही है। अब ये टाइबाई का क्या मतलब है, तो आंटी मिंग को टाइबाई के बारे में बताती है। वो उसे कहती है टाइबाई यानी कि कीटियान सेक्टर का लीडर वो यहाँ का नहीं है बल्कि वो टियानजू के बाहर से आया है। टियानजू के बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसको 3 एम्परर वर्ल्ड कहा जाता है और वो हमारे टियानजू कॉन्टिनेंट से बहुत ज्यादा पावरफुल है। पर हमारी मार्शल आर्ट्स की सिविलाइजेशन नहीं है बल्कि वहाँ पर एम्परर सिविलाइजेशन है, उनको इंपीरियल सिविलाइजेशन के लोग कहा जाता है। कीटियान सेक्टर का जो लीडर यहाँ पर भेजा गया है उसकी ट्रू आइडेंटिटी ये है कि वो 3 एम्परर वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस है, यानी कि एक दिन वो वहाँ का एम्परर बन जाएगा। मिंग उसे कहता है तो हमारी दुनिया में तो ऐसे ही होता है कि हम लोग अपने एक प्रिंस को क्राउन प्रिंस बना देते हैं ताकि फ्यूचर में वो अगला एम्परर बन सके या फिर अगला किंग बन सके। तो इसमें इतना क्या खास है, क्या आप मुझे 3 एम्परर वर्ल्ड के बारे में बताएंगे कि वहाँ पर इतना क्या खास है, क्या वो हमारे टियानजू से बहुत ज्यादा पावरफुल है। आंटी उसे कहती है वो सिर्फ और सिर्फ पावरफुल नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस और बहुत ज्यादा रिच भी है। उसके साइज की तो बात ही मत करो, हमारा टियानजू कॉन्टिनेंट तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। एम्परर वर्ल्ड को 9 कॉन्टिनेंट्स में तकसीम किया गया है, उसके छोटे छोटे 9 कॉन्टिनेंट्स हैं, इसके अलावा 89 काउंटीज हैं। वो सारे के सारे कीटियान आइलैंड से बड़े हैं। तुम ऐसा कह सकती हो कि उनका एक एक कॉन्टिनेंट हमारी पूरी की पूरी डायनेस्टी से भी बड़ा है कि हर काउंटी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर उनमें से कोई भी पावरफुल काउंटी चाहे तो वो हमारे जैसे टियानजू कॉन्टिनेंट के छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स को तबाह कर सकते हैं। यानी कि दूसरे कॉन्टिनेंट्स को तबाह करना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो लोग इतने ज्यादा पावरफुल है। हमारे टियानजू कॉन्टिनेंट में मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन है, तुमने इस बारे में तो सुन रखा होगा। 3 एम्परर वर्ल्ड में जो सिविलाइजेशन है वो इंपीरियल सिविलाइजेशन है और हमारी जो मार्शल आर्ट्स की सिविलाइजेशन है अभी तक इंटरमीडिएट लेवल पर है, जबकि उनकी एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी है, यानी कि उनकी मार्शल आर्ट्स हमसे ज्यादा बेहतर है। यहाँ तक कि इंपीरियल मार्शल आर्ट्स है वो हमारे बुद्धिज्म और टाओइज्म और विचक्राफ्ट से भी ज्यादा पहले किया है, यानी कि वो इससे भी ज्यादा पावरफुल और एडवांस है। तो मिंग आंटी की बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। मिंग कहता है अब जबकि मैंने यहाँ पर दुनिया को बचाने का बेड़ा उठाया है, हीवंस की विल ने मुझसे कहा था कि मुझे इस पूरी के पूरे टियानजू कॉन्टिनेंट और बाकी की दुनिया को बचाना होगा, मुझे एक मार्शल आर्ट्स का गॉड बनना होगा। क्यों ना मैं यहाँ पर अपने लिए एक और नई मार्शल आर्ट्स को सीखूं, क्यों ना मैं इंपीरियल मार्शल आर्ट्स को भी सीख लूं, इससे मेरे पास मार्शल आर्ट्स ज्यादा हो जाएगी और इससे मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ेगी। ये वाली मार्शल आर्ट्स हमारी मार्शल आर्ट्स से ज्यादा बेहतर है। मिंग कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे अपनी मार्शल आर्ट्स को ही लेकर आगे बढ़ना होगा। हमारी ह्यूमन मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन जो है इसी को आगे बढ़ाना होगा, हमारी ह्यूमन मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन आगे बढ़
पाएगी। इसी तरह बीच में बाकी की सिविलाइजेशन को मिक्स करता रहूंगा तो मुझे इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा, बल्कि दूसरे लोगों की सिविलाइजेशन आगे बढ़ेगी। इसलिए मुझे अपनी मार्शल आर्ट्स के रास्ते को चेंज नहीं करना, जो मेरे पास है मैं इसी को लेकर आगे बढ़ने वाला हूँ। किंग और आंटी थोड़ी देर के बाद चलने के बाद वो पहाड़ों में पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक बड़ी सी चोटी होती है। आंटी मिंग से कहती है, लो हम लोग यहाँ पर पहुंच आए हैं, क्या तुम सामने इस बड़ी सी चोटी को देख रहे हो? यही फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड की लेयर है, इसी के अंदर वो रहता है। आंटी उसे कहती है, ये माउंटेन बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्या तुम्हें इसके ऊपर वो पत्थर दिखाई दे रहा है? इसे वू चौटियान कहा जाता है। ऊपर से ये इतनी ज्यादा स्पेशल है कि इस जगह को ओरिजिनली वूचुन माउंटेन भी कहा जाता है। ये वर्ल्ड हीवन राम में है। अभी यहाँ पर अंदर इंटर होता है, उसकी कल्टीवेशन को सप्रेस कर दिया जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट्स के सेंट लेवल पर रह जाता है। तुम तो पहले से मार्शल आर्ट सेंट लेवल पर हो, तुम्हें अंदर जाकर ज्यादा मुश्किल नहीं हो गई। लेकिन मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि फ्लाइंग बियर गार्ड ने यहाँ पर कौन से मेथड को यूज किया है। लेकिन जब वो अंदर होता है तब उसकी पावर्स पूरी की पूरी होती है, यानी कि वो फुल पावर के साथ अंदर रह सकता है, उसकी पावर सप्रेस नहीं होती। मुझे ये नहीं पता कि उसने ये कैसे किया। इसी वजह से उसने अपने ट्रेजर को यहीं पर अपने नेस्ट के अंदर ही छुपा कर रखा हुआ है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इतना पावरफुल है कि अपने खजाने की रक्षा कर सकता है। मिंग आंटी से कहता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब तक वो अपनी इस लेयर के अंदर है तब तक वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पर जो भी दूसरा जाएगा उसकी कल्टीवेशन तो सप्रेस कर दी जाएगी, जबकि फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड की कल्टीवेशन सप्रेस नहीं की जाती। इसी वजह से तो आंटी अब ये कह रही थी कि आप इतना श्योर नहीं है कि आप उसे मार पाएंगी या नहीं। उसकी आंटी जल्दी से जंप करते हुए आगे चली जाती है और चिल्लाकर कहती है, फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड चलो जल्दी से यहाँ पर बाहर आओ, आज मैं तुमसे बदला लेने के लिए आई हूँ। जैसे उसे चिल्लाकर कहती है तो फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड ठरकियों की तरह बड़ी स्पीड से बाहर निकल आता है और उसे कहता है, हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आज तो एक खूबसूरत लड़की मेरे पास आई है, जबकि तुम खुद ही मेरे पास आ गई हो, तो आज तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। क्योंकि हमारी आंटी फॉक्सीमन भी अपने पंजे को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक कर दिया है। तो इन दोनों में यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों अपने पंचेस को टकराते हैं तो जबरदस्त एनर्जी निकलती है। दोनों यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं, जबकि हमारा मिंग वहाँ पर नीचे से सड़कता हुआ माउंटेन गेट की तरफ जा रहा होता है ताकि उसकी माउंटेन के अंदर घुसकर जाकर खजाने को लूट सके। पर मिंग को उसका दरवाजा दिखाई देता है। मिंग भागता हुआ उस तरफ जाता है और कहता है, लगता है कि यही वो पोर्टल है जिसके रास्ते से मैं इस माउंटेन के अंदर जा सकता हूँ। हमारा मिंग उस पोर्टल के रास्ते से अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो अंदर एक बड़ा सा पेड़ होता है और वो पेड़ सारे का सारा फायर से बना होता है। उसे देखकर बहुत सा हैरान हो जाता है और उसके सबसे टॉप के ऊपर कुछ ना कुछ चमक रहा होता है। मिंग कहता है, ये क्या है? ये तो एक बहुत बड़ा ट्री है और इतना बड़ा कैसे हो सकता है? प्रिंसिपल स्वर्ड मिंग से कहती है, मास्टर इसको हिबिशियस ट्री कहा जाता है, इसी वजह से वो मास्टर इसको वू चाओ कह रही थी। असल में ये ट्री एक ऐसा ट्री है जिसके ऊपर गोल्डन क्रो रहता है। गोल्डन क्रो इसी ट्री के ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं। बहुत सारी पुरानी कहानियों में ऐसा बताया जाता है। दूर ईस्ट की तरफ जहाँ से सूरज निकलता है, सूरज निकलने की जगह पर इसी तरह के दो ट्रीज हैं। मेलबरी ट्रीज आपस में मिले हुए हैं और उन ट्रीज के सेंटर में से सूरज उगता है। इस बड़े से पेड़ के ऊपर हमारी सन गॉडेस और उसके साथ उसका बेटा जिनवू रहते हैं। तो सुबह होती है तो सन गॉडेस अपनी चैरियट के ऊपर बैठती है और उनका बेटा जिनवू उस चैरियट को खींचता है और उसे लेकर हमारे ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ जाता है। इस तरह सुबह से रात होती है और रात से सुबह होती है। मिंग उनसे कहता है, तुमने कहा कि इस बड़े से पेड़ के ऊपर गोल्डन क्रो का बसेरा होता है, लेकिन क्या यहाँ पर कोई गोल्डन क्रो है या नहीं? लगता तो नहीं है कि यहाँ पर कोई गोल्डन क्रो होगा। मिंग मास्टर से कहती है, मास्टर ऐसा कैसे हो सकता है? वो एक डिवाइन बर्ड है जो कि डिवाइनिटी में पैदा होता है। वो इस तरह के एक फ्लाइंग डीमन बियर गार्ड के साथ कैसे रह सकता है? वो यहाँ पर कैसे होगा? वो नहीं है। मिंग कहता है, चलो छोड़ो इन बातों को, चलो जल्दी से इस ट्री के ऊपर चलते हैं और जाके देखते हैं कि आखिर उसने खजाना कहाँ पर छुपाया हुआ है। तो मिंग वहाँ पर ऊपर जाता है तो सबसे पहले वहाँ पर एक सील लगी होती है। मिंग कहता है, लगता है ये सील मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। मिंग बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और सील को तोड़ता हुआ आगे चला जाता है। जैसे वो सील को तोड़कर आगे बढ़ता है तो वहाँ पर जो पहला रूम अपीयर होता है वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां होती हैं। फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड तो वाकई में बहुत ज्यादा ठर किया, उसने तो यहाँ पर पूरे का पूरा हैरम बनाकर रखा हुआ है। तो वो सभी लड़कियां जब मिंग को वहाँ पर देखती है वो कहती है, ये तो एक लड़का है और ऊपर से बहुत ज्यादा हैंडसम भी है। हमने पिछले कई सालों से एक लड़का नहीं देखा, हम लोग सिर्फ फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड को ही देख रहे हैं। अचानक से यहाँ पर एक लड़का कहाँ से आ गया? क्या ये हमारे फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड का एक गेस्ट है? तो यहीं पर हमारी एपिसोड 377 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा मिंग उस माउंटेन लेयर की पहली जगह के ऊपर पहुंच जाता है। पहले रूम के अंदर बहुत सारी लड़कियां होती हैं। फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड ने यहाँ पर अपना पूरा हैरम बनाया हुआ है और बहुत सारी लड़कियां वहाँ पर बैठी होती हैं। कई लड़कियां मिंग को देखती ही कहती हैं, ये लड़का तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। हम लोग पिछले कई सालों के बाद एक पहली बार किसी दूसरे लड़के को देख रहे हैं। लगता है कि ये फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड का कोई गेस्ट है जिसने इसे हमारे लिए यहाँ पर इन्वाइट किया है। ये लड़का तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, काश ये यहाँ पर नीचे उतर आए तो हम लोग इसको सर्व कर सके। मिंग उन सभी की तरफ देखकर कहता है, आंटी ने बिल्कुल ठीक ही कहा था कि फ्लाइंग
बियर डीमन गार्ड बहुत ही ठरकी किस्म का इंसान है। ये तो वाकई में ठरकी निकला। इसने तो यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां रखी हुई हैं। इन सारी लड़कियों की तरफ देखा तो लगता है कि पिछले कई सालों से यहाँ पर ट्रैप है। तो जैसे ये मुझे देखकर इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो रही है जैसे कि इन्हें पिछले कई सालों से किसी दूसरे मर्द को देखा ही ना हो। लेकिन इन सभी को उसने काफी अच्छी हालत में रखा हुआ है, तो मुझे इन सभी के साथ पंगा लेने की जरूरत नहीं है। मुझे तो जाकर खजाना ढूंढना है। और हमारा मिंग फिर से बड़ी स्पीड के साथ ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है। मिंग वहाँ से ऊपर जाता है और ऊपर एक और बैरियर को तोड़ते हुए अंदर चला जाता है। जब वो बैरियर को तोड़ता है तो उसके सामने एक और रूम होता है। मिंग उस रूम की तरफ देखता है तो उस रूम के अंदर से बहुत सारी गोल्डन कलर की रोशनी निकल रही होती है। कहता है उस दरवाजे के अंदर से बहुत ही जबरदस्त किस्म की रोशनी निकल रही है। इसका मतलब यह है कि अंदर बहुत ज्यादा खजाना होगा। ये सारी रोशनी किसी बहुत सारे चमकीले खजाने की हो सकती है, तो मुझे जल्दी से अंदर जाना होगा। मिंग बड़ी स्पीड से आगे जाता है, दरवाजे के ऊपर फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करता है और उसको ओपन करने के बाद जब वो अंदर जाता है तो अंदर बहुत सारा खजाना होता है। अंदर बहुत सारा सोना पड़ा होता है जिससे एक ढेर लगी होती है। मिंग अंदर जाने के बाद उस खजाने की तरफ देखता है और कहता है यहाँ पर तो बहुत सारा खजाना है। हालांकि यहाँ पर जो तलिस्मन्स पड़े हुए हैं वो भी 9th लेवल के तलिस्मन्स हैं। मुझे लगता है कि ये सारे का सारा खजाना कम से कम 5 ट्रिलियन वैल्करी कॉइन्स का तो होगा। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई जैसे कि मिलिट्री ग्रेड के इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि यहाँ पर बहुत सारे डिवाइन वेपन्स भी पड़े हुए हैं। अगर मैं इन सारे डिवाइन वेपन्स और मिलिट्री ग्रेड के वेपन्स को एक एक करके भी बाजार में बेचूंगा तो मुझे इससे काफी सारा पैसा मिल जाएगा। मैं इन सभी को जाकर ऑक्शन करूंगा। ऐसा कहना भी ठीक होगा कि सारे के सारे खजाने की कीमत लगा पाना मुश्किल है। हमारा मिंग जल्दी से अपनी रिंग निकालता है और कहता है तो फिर चलो जल्दी से इसको लूट लेते हैं। और रिंग को एक्टिवेट करता है तो वहाँ पर जितने खजाने का ढेर लगा होता है वो सारे का सारा उड़ता हुआ उसके रिंग के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाता है। मिंग कहता है मैंने ऐसा ही सोचा था कि एक बहुत ही पुराने डीमन गार्ड के पास इतना खजाना तो होना बनता है, लेकिन ये कम है। अभी उसके पास और भी बहुत सारा खजाना हो सकता है। वो पिछले 10,000 साल से जिंदा है या फिर इससे भी ज्यादा सालों से जिंदा है और खजाना इकट्ठा कर रहा है। थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं कि रूम मुकम्मल तौर पर खाली हो चुका है। मिंग ने पूरे के पूरे खजाने को लूट लिया और एक पैनी भी नहीं छोड़ी। उसके बाद हमारा मिंग ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। वो उस पेड़ के ऊपर जा रहा होता है और हर रूम के अंदर खजाना होगा। मिंग कहता है अगर यहाँ पर इतना खजाना था तो ऊपर वाले रूम में और भी ज्यादा होगा। चलो जल्दी से ऊपर चलते हैं। मिंग कहता है मुझे लगता है कि ऊपर वाले रूम में जो खजाना होगा उसकी वैल्यू इससे भी ज्यादा हायर होगी, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे खजाने की कीमत बढ़ती जाएगी। मिंग बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ ऊपर वाली साइड पर चला जाता है। ऊपर एक और बैरियर होता है। वो उस बैरियर को तोड़कर अंदर जाता है तो वहाँ पर एक और रूम होता है। मिंग कहता है यहाँ पर तो एक और रूम है। ऊपर से इस रूम के अंदर से जो विजन निकल रही है उससे लगता है कि यहाँ पर जो खजाना है वो हिडन है, कि इसके अंदर से कोई भी रोशनी निकल नहीं रही और कुछ भी पता नहीं चल रहा कि अंदर क्या चीज हो सकती है। लेकिन इस बिल्डिंग के बाहर जो चार्म लगाया गया है और इसकी स्ट्रेंथ जो है यानी कि इस दीवार को मजबूत बनाया गया है ताकि कोई तोड़कर अंदर ना आए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस रूम के अंदर जो खजाना है वो सीक्रेट है या फिर वो ज्यादा स्पेशल है नीचे वाले रूम के मुकाबले में। तुम्हारा मिंग भी जल्दी से वहाँ पर अपनी फायर कार्ड की पावर्स को एक्टिवेट करता है और कहता है अगर ये दरवाजा ज्यादा मजबूत है तो फिर मुझे भी यहाँ पर अपनी पावर्स को अनलीश करना पड़ेगा। वो फायर कार्ड बनने के बाद सामने वाले दरवाजे पे एक जबरदस्त पंच मारता है और कहता है चलो जल्दी से ओपन हो जाओ और मुझे देखने दो कि तुम्हारे अंदर क्या है। मिंग जब उस बड़ी सी सील के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है तो वो दीवार को तोड़ देता है और इस दीवार को तोड़ने के बाद जब मिंग रूम के अंदर जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल्स पड़े होते हैं। वहाँ पर तो क्रिस्टल्स की पूरी माउंटेन बनी होती है और वो सारी क्रिस्टल्स 9th लेवल के क्रिस्टल्स होते हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा प्योर और पावरफुल है। मिंग कहता है मेरे हाथ तो लॉटरी लग गई है। ये सारे के सारे स्पिरिट स्टोन्स ये तो सभी के सभी 9th लेवल पर हैं। ऊपर से ये बहुत ज्यादा है, यानी कि इन सभी की वैल्यू का अंदाजा लगा पाना फिलहाल के लिए तो मुमकिन नहीं है। जब इनको बेचूंगा तभी पता चलेगा कि ये कितने ज्यादा कीमती है। तो हमारा मिंग जल्दी से अपनी रिंग को एक्टिवेट करता है और वहाँ पर जितने क्रिस्टल्स होते हैं सभी को भी रिंग के अंदर बढ़ना स्टार्ट करता है। देर के बाद रूम का सीन दिखाते हैं कि वो पूरे का पूरा रूम खाली हो जाता है। मिंग ने उसको भी लूट लिया है। मिंग कहता है अब पता नहीं ऊपर कितने ज्यादा रूम्स होंगे। मुझे ये नहीं पता कि ऊपर उन रूम्स में कितने ज्यादा प्रेशियस ट्रेजर्स होंगे। सबसे पहले वाले रूम में खजाना था, उसके बाद क्रिस्टल थे और अब तीसरे वाले रूम में कुछ और मिलेगा। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और हमारा मिंग फिर से ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। इस वक्त मिंग को एक जबरदस्त झटका लगता है। मिंग कहता है ये क्या हो रहा है, मुझे अचानक से ऐसा अजीब सा महसूस क्यों हो रहा है जैसे मेरे पर प्रेशर पड़ रहा हो। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर फ्लाइंग डीमन गार्ड वापस आ रहा है। स्वर्ड भी उसे कहती है हाँ मास्टर वो वापस आ रहा है। वो इस वक्त इस बड़े से ट्री के ऊपर क्लेम करके ऊपर चढ़ रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी है। इसी वजह से वो डायरेक्टली ऊपर नहीं आ पा रहा। इसी वजह से लटक झटक कर ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। मिंग जल्दी से जल्दी अपने मॉन्यूमेंट ऑफ मेरिट से कहता है मेरे लिए जल्दी से एक टैलिस्मन बनाओ। इतना पावरफुल टैलिस्मन होना चाहिए कि फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड भी मुझे यहाँ पर देख ना पाए। तो वो उस टैलिस्मन को लेने के बाद अपनी बॉडी से चिपका देता है और अपने आप को इनविंसिबल कर लेता है। अब यहाँ पर मिंग गायब हो चुका है, जहाँ तक फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड भी उसे देख नहीं सकता। मिंग उस ट्री के ऊपर से नीचे की तरफ देखता है तो वाकई में फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड उस ट्री के ऊपर चढ़ रहा होता है। वो लटक कर उसके ऊपर चढ़ रहा होता है कि वो काफी ज्यादा बुरी हालत में होता है। इसी वजह से वो इसी तरह अपने पंजों को यूज करते हुए ट्री के ऊपर लटक लटक कर ऊपर चढ़ रहा होता है। प्रिंसिपल स्वर्ड मिंग से कहती है मास्टर ये रियल बियर डीमन गार्ड नहीं है बल्कि ये सिर्फ उसका एक क्लोन है। असल का तो वो वहाँ पर बाहर फाइट कर रहा है। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ज्यादा जख्मी होने के बावजूद इसने अपने क्लोन को यहाँ पर वापस भेजा है। मुझे लगता है कि ये ऊपर टॉप की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर कोई स्पेशल खजाना होगा। लगता है कि उस खजाने को लेने से इसकी जान बच सकती है या फिर ये
फॉक्स डीमन गार्ड के साथ फाइट करके उसको हरा सकता है, वजह से ये यहाँ पर वापस आया है। उनसे कहता है नीचे की जितने भी रूम है वो सारे के सारे तो मैंने खाली कर दिए, सारी फॉर्मेशन को मैंने तोड़ दिए, यानी कि वहाँ पर तबाही मची हुई है। वो सब कुछ नोटिस किया, लेकिन फिर भी ये ज्यादा गुस्सा नहीं और ना ही मुझे यहाँ पर ढूंढ रहा है। ये तो सिर्फ ऊपर की तरफ क्लीन करता जा रहा है, जैसे कि ये टॉप की तरफ जा रहा है और इस सारी बातों को इग्नोर कर रहा हो। मुझे लगता है कि इसने ऊपर कोई स्पेशल खजाना छुपाया हुआ है जिसको लेने के लिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, वरना ये बाकी के सारे खजाने के लूटने पर ज्यादा शोर तो मचाता, लेकिन इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया। इसका मतलब ये है कि उस खजाने को पहले मुझे लूटना चाहिए। और हमारा मिंग बड़ी स्पीड से ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है और कहता है वो जो भी खजाना है पहले मैं लूटूंगा। वहाँ पर ट्री के ऊपर एक छोटा सा बीट चमक रहा होता है। कहता है मुझे लगता है कि वही खजाना है, मुझे भी वहीं पर जाना होगा। और वो बड़ी स्पीड से ऊपर जा रहा होता है, जबकि फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड भी ऊपर की तरफ ही चढ़ रहा होता है। तब मिंग ट्री के टॉप की तरफ पहुंचता है तो वहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो ट्री पूरा फायर से बना हुआ है। मिंग कहता है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गर्मी है, अगर मैंने फायर एट्रीब्यूट को मास्टर नहीं किया होता और मेरे पास फायर गार्ड की पावर्स नहीं होती तो मैं तो अब तक इस गर्मी के साथ जलकर खाक हो चुका होता, क्योंकि यहाँ पर फ्लेम्स बहुत ज्यादा हार्ड है। प्रिंसिपल स्वर्ड पीछे की तरफ देखती है, फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड की तरफ देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है मास्टर जरा उस तरफ तो देखो, फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड के पंजे और उसकी जो पेट है वो जल चुका है। मुझे लगता है कि जब आप लोग टॉप के ऊपर पहुंच जाएंगे और आप उस खजाने को ढूंढ लेंगे, उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे और इस फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड का नाश्ता करेंगे, क्योंकि जिस तरह ये अपनी बॉडी को जला रहा है मुझे लगता है कि थोड़ी देर के बाद हमें यहाँ पर एक भुना हुआ बियर डीमन गार्ड खाने को मिलेगा। अब क्या फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई तो कोई है जिसने उसके खजाने को लूटा है। वो वहीं पर खड़े होकर एक जोरदार चीख मारता चिल्लाकर कहता है कमीने कहीं के कहाँ पर हो तुम, तुम्हें मेरे खजाने को लूटने की कोशिश किया, मुझे पता है कि तुम यहीं कहीं पर छुपे हुए हो। मिंग कहता है इसे तो पता चल गया कि मैं यहीं पर हूँ। उसी वक्त मिंग की चेस्ट की तरफ दिखाते हैं कि उसका जो तलिस्मन उसने अपनी बॉडी के साथ लगाया होता है वो जल जाता है। मिंग की इनविंसिबिलिटी वहीं पर खत्म हो जाती है क्योंकि उसका तलिस्मन ही जल चुका है। मिंग कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मैंने तो इस बारे में सोचा भी नहीं था। फ्लेम एट्रीब्यूट वाली पावर तो मेरे पास है, मैं अपने आप को इस फ्लेम से जलने से बचा सकता हूँ, लेकिन मैंने तलिस्मन के बारे में तो नहीं सोचा था। ये तो सिर्फ एक कागज का बना हुआ टुकड़ा है, ये तो अब जल चुका है। इसका मतलब फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड मुझे देख सकता है। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 378 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिंग की बॉडी के ऊपर उसका जो तलिस्मन होता है जिसने उसको गायब किया होता है वो जल जाता है और उसके जलने के बाद अब मिंग वहाँ पर सामने अपीयर हो चुका है। एपिसोड की शुरुआत में फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड बहुत सा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो मिंग को वहाँ पर देख लेता है। वो उसे कहता है लड़के जल्दी से जल्दी मेरे इस नेस्ट के ऊपर से दूर हटो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो बड़ी स्पीड से जंप करता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ता है। हमारा मिंग उसे कहता है तुम यहाँ पर किसको डराने की कोशिश कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इस वक्त इतनी पावर है कि तुम यहाँ पर मेरा मुकाबला भी कर सको, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो और ऊपर से तुम तो सिर्फ और सिर्फ क्लोन हो। तुम्हारा रियल बॉडी तो बाहर उस वक्त तुम्हारी फॉक्स डीमन गार्ड के साथ फाइट कर रही है। तुम तो यहाँ पर किस तरह क्रॉल करके इस पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हो जबकि मैं फ्लाई कर सकता हूँ। चलो देखते हैं कि तुम मुझे पकड़ पाते हो या नहीं। तो हमारा मिंग फिर से उड़ना स्टार्ट करता है और ऊपर की तरफ जा रहा था, जबकि फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। और वो बड़ी स्पीड के साथ फिर से उसका पीछा करना स्टार्ट करता है क्योंकि उसके पास अभी भी काफी सारी स्ट्रेंथ है। वो ग्राउंड के ऊपर पाँव मारता है और प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ जंप करता है और बहुत ही जल्दी मिंग के करीब पहुंचने वाला होता है। इनविंसिबल स्वर्ड मिंग से कहती है मास्टर वो तो आपके काफी ज्यादा करीब पहुंचाया है, क्योंकि उसने अपने प्रेशर को यूज करते हुए अपनी स्ट्रेंथ को ग्राउंड के ऊपर मारकर प्रेशर क्रिएट किया और ऊपर की तरफ जंप कर लिया। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर क्योंकि वो फ्लाइंग डीमन गार्ड है इसी वजह से वो उड़ सकता है और आपके पास ह्यूमन फॉर्म है और ह्यूमन फॉर्म इतनी आसानी के साथ तेजी के साथ नहीं उड़ सकती। ऊपर से यहाँ पर इस माउंटेन के अंदर तो आपकी कल्टीवेशन भी सप्रेस की गई है। अगर आप अपने फायर गार्ड की पावर्स को भी यूज करेंगे तब भी आप इससे ज्यादा स्पीड के साथ नहीं उड़ पाएंगे। तो अब आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं। मिंग उसे कहता है तुमने कहा कि मेरी जो इंसानी फॉर्म है ये उड़ने के लिए ज्यादा मुनासिब नहीं है, अगर ये ज्यादा मुनासिब नहीं है तो फिर हम लोग यहाँ पर किसी ऐसी शेप को ले लेते हैं जिससे हम लोग उड़ सके। तुम्हें पता है ना कि मेरे पास एक और बॉडी भी है। मिंग जल्दी से वहाँ पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है। मिंग रियल ड्रैगन में अपनी बॉडी को चेंज कर लेता है और ड्रैगन बनने के बाद वो तेजी के साथ यहाँ पर उड़ सकता है। ड्रैगन की खाल भी मोटी होती है जिसकी वजह से वो फायर को भी रेजिस्ट कर सकता है। गोल्डन ड्रैगन बनने के बाद आगे की तरफ बढ़ जाता है और उसकी स्पीड पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड कहता है ये लड़का तो एक रियल ड्रैगन है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। ड्रैगन की स्पीड तो मुझसे ज्यादा होती है, मैं इसको नहीं पकड़ पाऊंगा। ये कमीना तो मेरे खजाने की तरफ ही आगे बढ़ रहा है, इसने आज मेरा खजाना लूट लेना है। हमारा मिंग ऊपर टॉप के ऊपर पहुंच जाता है। टॉप के ऊपर पहुंचने के बाद वो दोबारा से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। हालांकि उसकी बॉडी भी काफी हद तक जल चुकी है। मिंग कहता है यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है, कि मेरी स्किन भी ऊपर से जल चुकी है और मेरा ब्लड अंदर से ऐसे लगता है जैसे ये बॉयल हो चुका है। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर यहाँ पर फ्लेम्स की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, मैं नहीं चाहती आप इससे आगे बढ़े, यहीं पर रुके क्योंकि इससे आगे जाने से आपको खतरा हो सकता है। मिंग उसे कहता है तुम मुझे ऐसा मशवरा कैसे दे सकती हो, मैं यहाँ पर बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ और यहाँ पर जो खजाना है वो तो मैं लेकर रहूंगा। अब मैं यहाँ से हालिया तो वापस नहीं जाने वाला। ये लोग जब सामने की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा सा अंडा पड़ा होता है।
मिंग कहता है लगता है कि फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड इसी बड़े से भीड़ को ढूंढ रहा होगा, उसे ये भीड़ चाहिए होगा, इसके अंदर कोई ना कोई स्पेशल पावर तो होगी, क्या तुम लोगों को पता है कि ये बड़ा सा भीड़ क्या है? मिंग कहती है मास्टर मुझे लगता है कि ये सन सोल ऑर्ब है। इनविंसिबल स्वर्ड उसे कहती है नहीं तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, ये सन सोल ऑर्ब नहीं हो सकता बल्कि ये तो गोल्डन क्रो का अंडा है। साथ ही वो कहती है मैंने सुना है कहानियों में बताया जाता है कि जो भी एक गोल्डन क्रो के अंडे को खाता है तो उसकी पूरी की पूरी एनर्जी और वाइटैलिटी वापस उसको मिल जाती है, यानी कि जहाँ तक कि आप मुर्दा को भी जिंदा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड बहुत ज्यादा जख्मी है और जख्मी हालत में वो यहाँ पर इस अंडे को खाने के लिए आया है। अगर वो इस अंडे को खा लेता है तो उसकी पावर वापस आ जाएगी, उसके बाद वो हमारी आंटी फॉक्स डीमन को बड़ी आसानी से हरा पाएगा। कहता है तो फिर तो ये अंडा बहुत ज्यादा स्पेशल हुआ ना, फिर इससे तो आंटी की जान बचाई जा सकती है, तो इस अंडे को उस तक पहुँचने नहीं दिया जा सकता, पहले ये अंडा हमें उठाना होगा। और हमारा मिंग आगे बढ़ता है उस अंडे को उठाने के लिए। जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है उसी वक्त फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड भी उसके पीछे पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड मिंग से कहता है लड़की तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका है, अब तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो। और साथ ही वो अपने पंजे को आगे बढ़ाता है और मिंग पर अटैक करने लगता है। कहता है अब जरा भी टाइम नहीं बचा, मुझे जल्दी से जल्दी संडे को लेकर निकलना होगा। वो सामने की तरफ जंप करता है और संडे पे हाथ डालता है और अंडे को कैच करके सामने की तरफ लुढ़क जाता है। फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड उसको पंच नहीं मार पाता। मिंग ने उस अंडे को अपनी बॉडी के साथ चिपकाया होता है, बिल्कुल अपनी एक बेबी की तरह। मिंग वहाँ पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो अंडा बहुत ज्यादा गर्म होता है, लेकिन फिर भी मिंग ने इसको पकड़ा होता है। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर इसको अपनी बॉडी के साथ इस तरह चिपका कर मत रखो, ये बहुत ज्यादा गर्म है, जल्दी से अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख लो। इनविंसिबल स्वर्ड मिंग से कहती है मास्टर इसको इसी तरह पकड़ कर रखो, थोड़ी देर इसको पकड़ कर रखोगे तो ये राइप हो जाएगा, यानी कि अंडे के अंदर से बच्चा निकल आएगा, फिर ये अंडा पक जाएगा और तुम इसको खा लेना। यहाँ पर इसका ये भी मतलब हो सकता है। मिंग जल्दी से अपनी रिंग निकालता है और इस अंडे को अपनी रिंग के अंदर रख लेता है, जबकि फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड अभी भी वहाँ पर चिल्ला रहा होता है। वो उसे कहता है लड़के तुम मेरे अंडे को मुझे वापस करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे मिंग ने वहाँ से संडे को उठाया था उसी वक्त नीचे का ग्राउंड जो होता है पहले जो गोल्डन कलर का था अब वो ब्रिंक कलर का हो जाता है। फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो नीचे का ग्राउंड टूट जाता है और वो धड़ाम करके वहाँ से नीचे गिर जाता है। मिंग भी अपने आसपास देखता है तो वो बड़ा सा पेड़ जिसके ऊपर ये लोग खड़े होते हैं उसका कलर तो अब चेंज हो ही चुका है, क्योंकि इस अंडे की वजह से उसे पावर मिल रही थी। पेड़ भी आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाता है। मिंग बिमिंग और इनविंसिबल स्वर्ड से कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है। ये सारी लड़कियां भी वहाँ से भागना शुरू कर देती हैं, क्योंकि ये सभी लड़कियां तो इसी पेड़ के अंदर ही रहती हैं। वो सभी लोग कहती है चलो जल्दी से यहाँ से निकलो, ये जगह तो टूटने वाली है, हमें यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना होगा। मिंग भी बड़ी स्पीड से वहाँ से बाहर निकलता है, यहाँ पर ऊपर हवा में जाकर उस पेड़ की तरफ देखता और कहता है इस पेड़ को अचानक से क्या हुआ, यहाँ पर हो क्या रहा है। इनविंसिबल स्वर्ड उसे कहती है मास्टर मुझे लगता है ये बड़ा सा ट्री जो है ये इस अंडे को हैच करने के लिए यहाँ पर था, अंडे की वजह से इस बड़े ट्री को पावर मिल रही थी। जबकि आपने गोल्डन क्रो के अंडे को उठा लिया है तो मुझे लगता है कि इसकी जिंदा रहने की रीजन खत्म हो चुकी है, अब इसी वजह से ये ट्री गिर रहा है और ये बहुत ही जल्दी डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। मिंग कहता है तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद इस अंडे के बारे में बात करेंगे। तो मिंग अपने पास से एक स्पेशल टैलिस्मन को निकालता है जिसको यूज करते हुए वो स्पेस से बाहर निकल जाता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 379 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रिवाइंड सीकर के एपिसोड 381 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा मिंग फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड का खजाना लूटने के बाद वहाँ से बाहर निकल आता है। फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड का जो बड़ा सा पेड़ होता है वो उसके गोल्डन क्रो के एग को लेने के बाद वो टूट जाता है और वो फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड भी वहाँ से नीचे गिर जाता है। और उस पूरी माउंटेन के ढह जाने के बाद हमारा मिंग बड़ी स्पीड से वहाँ से बाहर निकलता है अपने एक टैलिस्मन को यूज करते हुए। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। हमारा मिंग जैसे वहाँ से बाहर निकलता है वो बाहर निकलकर लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। मिंग कहता है वहाँ से बचकर बाहर निकल आए, वरना वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा था, तो वहाँ पर फ्लाइंग डीमन गार्ड के हाथों से मरने ही वाला था। हालांकि फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड वो सिर्फ और सिर्फ एक क्लोन था, ऊपर से वो बहुत ज्यादा जख्मी भी था, लेकिन फिर भी उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी। मैं अकेला उसके साथ फाइट नहीं कर सकता था। शुक्र है कि वो खुद ही वहाँ से नीचे गिर गया और वहाँ से बाहर निकल आया। तो सामने की तरफ देखता है तो फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड अभी भी फॉक्स डीमन के साथ फाइट कर रहा होता है। वो कहता है जो अभी यहाँ पर आंटी के साथ फाइट कर रहा है क्योंकि इसके क्लोन ने वहाँ पर मुझे तकरीबन मार ही दिया था। उसी वक्त फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड की नजर हमारे मिंग के ऊपर पड़ती है। वो मिंग की तरफ देखता और कहता है लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे वो चाउटियान को डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरे गोल्डन क्रो के एग मुझे वापस करो। और वो फॉक्स डीमन को छोड़कर हमारे मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसे कहता है चाहे आज कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुमसे अपने गोल्डन क्रो का एग वापस ले लूंगा और सारा का सारा खजाना भी वापस लूंगा। लेकिन जैसे वो मिंग को मारने के लिए उसके करीब पहुंचता है उसी वक्त उसकी आंटी उसके सामने आ जाती है, यानी फॉक्स डीमन उसके सामने आती है और उसके ऊपर अटैक करती है जिससे फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड पीछे की तरफ गिर जाता है। फॉक्स डीमन उसके ऊपर अटैक करने के बाद मिंग से कहती है
लड़के तुम्हें जल्दी से यहाँ से जाना होगा, ये मिंग यहाँ से चले जाओ कि इसको मैंने काफी ज्यादा जख्मी किया है, लेकिन फिर भी इसने यहाँ पर अपने ब्लड एसेंस को यूज करते हुए अपनी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। इस वक्त इसके पास जो स्ट्रेंथ है वो मेरी स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएगी, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी, इसी वजह से तुम्हें जाना होगा। मैं फिलहाल के लिए यहीं पर रुककर इसके साथ फाइट करूंगी, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो हमारा मिंग जल्दी से अपने पास से अपना टोकन निकालता है और टोकन को यूज करते हुए अपनी सीक्रेट दुनिया के अंदर चला जाता है। हमारा मिंग उस सीक्रेट टोकन को यूज करते हुए वुज़ोंग सीक्रेट प्लेन में चला जाता है। ये देखकर फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला-चिल्लाकर उसे कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह मुझसे बच जाओगे? कि फॉक्स डीमन उसे कहती है, वो तो लड़का काफी ज्यादा होशियार निकला, इस लड़के ने तो यहाँ से भागने के लिए वर्चुअल वर्ल्ड को यूज किया है। वो इस वक्त वर्चुअल प्लेन में चला गया है जहाँ पर आने वाले का कल्टीवेशन लेवल वुज़ोंग प्लेन तक महदूद हो जाता है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट्स डोमिनेटर लेवल तक महदूद रह जाएगा। फॉक्स डीमन फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड से कहती है, अगर तुम्हें तुम्हारा खजाना वापस चाहिए तो तुम्हें उसके पीछे जाना होगा, चलो जल्दी से उसके पीछे चले जाओ। मुझे नहीं लगता कि तुम वहाँ पर जाने की हिम्मत करोगे, चाहे वहाँ पर कोई भी जाए उसकी पावर लेवल सुप्रेस हो जाती है, फिर चाहे तुम एक डीमन गार्ड ही क्यों ना हो। फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड अब वहाँ से भागना शुरू करता है और उसे कहता है, मैं तुम दोनों को ढूंढकर मार डालूंगा। हमारी फॉक्स डीमन भी उसका पीछा करती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? मैं तुम्हें आज भागने नहीं दूंगी। सीन हमारा जूटियान के वुज़ोंग प्लेन का दिखाया जाता है, यानी कि उस वर्चुअल वर्ल्ड का जहाँ पर हमारा मिंग गया था। मिंग कहता है, फाइनली मैं यहाँ पर बचकर आ गया, तो वहीं पर रहता तो फिर तो मैं वाकई में मारा जाता। वहाँ पर आने के बाद अपनी रिंग को निकालता और कहता, जबकि मेरी जान बच चुकी है और मेरे हाथ में काफी सारे क्रिस्टल्स और बहुत सारा पैसा लगा है, सबसे पहले तो मुझे अपने हाउटियान के मैरिज स्टैले को सारे का सारा कर्जा वापस करना है, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ उधार लिया हुआ है। मुझे लगता है कि मेरे पास जितना पैसा है ये सारे का सारा काफी रहेगा मेरा कर्ज चुकाने के लिए। रिंग मास्टर से कहती है, मास्टर इन सारे क्रिस्टल्स में से कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं जिन्हें सीक्रेट क्रिस्टल्स कहा जाता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उन क्रिस्टल्स को अपने पास रखें, उनको मत बेचें। मिंग उसे कहता है, लेकिन मैं इन सीक्रेट क्रिस्टल्स को अपने पास रखकर क्या करूंगा? अरे के सारे क्रिस्टल्स तो एक जैसे हैं, मुझे इन्हें बेचने दो, ये मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। मिंग मास्टर से कहती है, मास्टर नहीं, ये सारे के सारे आपके लिए बेकार नहीं है। जबकि आप मार्शल आर्ट्स लॉर्ड लेवल तक पहुंच चुके हैं, यानी आप मार्शल आर्ट्स के सेंट बन चुके हैं, तो आपके पास जो डिवाइन क्लॉथ है, क्लॉथ के साथ आप सीक्रेट क्रिस्टल्स को इम्बेड कर सकते हैं, जिससे आपकी पावर्स बढ़ जाएंगी, आपको कुछ नई पावर्स मिलेंगी। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको मेरे डिवाइन क्लॉथ के साथ इन सीक्रेट क्रिस्टल्स को मर्ज करना होगा। मिंग अपने पास से क्रिस्टल्स निकालता और कहता है, मेरे पास तो बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, मुझे ये बताओ कि तुम इनमें से किन सीक्रेट क्रिस्टल्स की बात कर रही हो? आखिर इनमें से कौन से क्रिस्टल्स ऐसे हैं जिन्हें सीक्रेट क्रिस्टल्स कह रही हो? तो मिंग उन क्रिस्टल्स में से 3 क्रिस्टल्स को चूज करती है और उसे कहती है, मास्टर मैं यहाँ पर आपको सुजेस्ट करूंगी कि आपको यहाँ पर वायलेंट क्रिस्टल को चूज करना है, इसके अलावा क्रिस्टल ऑफ विजडम और साथ में क्रिस्टल ऑफ वर्चुअलाइजेशन, इन तीनों क्रिस्टल्स को चूज करना होगा, ये तीनों सबसे बेस्ट रहेंगे। साथ ही वो तीनों क्रिस्टल्स के बारे में उसे बताती है। वो उसे कहती है, मास्टर अगर आप वायलेंट क्रिस्टल को यूज करते हैं, वायलेंट सीक्रेट क्रिस्टल की मदद से आपकी जो अटैक करने की पावर है वो 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगी। दूसरे नंबर पर क्रिस्टल ऑफ विजडम आता है, अगर आप क्रिस्टल ऑफ विजडम को यूज करेंगे तो इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी विजडम 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगी। तीसरे नंबर पर विजुअल सीक्रेट क्रिस्टल आता है, अगर आप इस विजुअल सीक्रेट क्रिस्टल को अपने डिवाइन क्लॉथ के साथ मर्ज करते हैं तो इसके साथ आपको विजुअलाइजेशन की पावर मिलेगी, यानी कि आप इसके साथ इनविजिबल हो सकते हैं, इनविजिबिलिटी को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं और ज्यादा देर तक इनविजिबल रह सकते हैं। ये वाला क्रिस्टल आपको एक परफेक्ट असैसिन बना सकता है, आप किसी के ऊपर भी सीक्रेट एम्बुश कर सकते हैं। उसकी बात सुनने के बाद कहता है, चलो ठीक है फिर जल्दी से इसको करते हैं, तुमने जो जो बताया वो सब कुछ करो, वो तीनों क्रिस्टल्स मेरे डिवाइन क्लॉथ के साथ मर्ज कर दो। ऐसी बात है, अगर इन क्रिस्टल से मुझे नई पावर्स मिल सकती है तो यहाँ पर तो मेरे पास बहुत सारे सीक्रेट क्रिस्टल्स हैं, तो क्या इन सभी को अपने क्लॉथ के साथ अटैच कर सकता हूँ? मिंग उसे कहती है, नहीं मास्टर, एक लिमिट है, आप अपने डिवाइन क्लॉथ के साथ सिर्फ और सिर्फ 3 क्रिस्टल्स को ही मर्ज कर सकते हैं, इससे ज्यादा को नहीं कर सकते। मिंग उसे कहता है, चलो फिर ठीक है, अगर तुमने चूज किया तो तुमने सबसे बेस्ट ही चूज किया होगा, ठीक है इन क्रिस्टल्स को मेरी बॉडी के ऊपर डिवाइन क्लॉथ के साथ मर्ज कर दो। तो वो उसके डिवाइन क्लॉथ को वहाँ पर एक्टिवेट करती है और उन तीनों क्रिस्टल्स को उसके डिवाइन क्लॉथ के साथ ही मर्ज कर देती है, जिससे हमारे मिंग को यहाँ पर कुछ नई पावर्स मिलती है। मिंग कहता है, मुझे महसूस हो रहा है कि ये सारी पावर्स मेरी बॉडी के अंदर जा रही है, बॉडी के अंदर एक नया ऑरा महसूस हो रहा है, जैसे कि ये सारी की सारी पावर्स मुझे मिल चुकी हैं। हमारा मिंग इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर उसके बाद वो अपने पास से सारे क्रिस्टल्स और सारी दौलत निकालता है, वो सारा खजाना जो कि वो अभी भी फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड से लूट कर लाया है। अपने मैरिड मॉन्यूमेंट से कहता है, ये सारे का सारा मेरे कर्ज के तौर पर वापस ले लो, बताओ कि मेरे पास और कितने पैसे मैंने देने हैं। अपना सारे का सारा खजाना मैरिड मॉन्यूमेंट को देने के बाद भी मिंग उससे पूछती है, मास्टर क्या आपने अपना सारे का सारा कर्जा अदा कर दिया? मिंग उसे कहता है, मेरे सारे का सारा खजाना चला गया, उसने फ्लाइंग बियर डीमन गार्ड के पास से मैं जितना खजाना लाया था मैरिड स्टैले ने वो सारा रख लिया, लेकिन अभी भी मुझे यहाँ पर 2 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कोइंस का कर्जा अदा करना है, यानी कि अभी मेरे पर काफी ज्यादा कर्जा है। मिंग मास्टर से कहती है, मास्टर अभी भी आपके पास ये गोल्डन क्रो का एग है, आप इस अंडे को भी बेच सकते हैं, इस अंडे को बेच दें और आपका कर्जा अदा हो जाएगा। पर इनविंसिबल स्वर्ड चिल्लाकर उसे कहती है, ये तुम किस तरह के घटिया मशवरे दे रही हो, हम लोग इस अंडे को नहीं बेच सकते। वो मास्टर से कहती है, मास्टर इसको आप अपने पास संभाल कर रखें, मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये आपके काम आएगा। जहाँ पर हमारा मिंग इनविंसिबल स्वर्ड की बात मान
मान लेता है और उस अंडे को वापस से अपनी रिंग के अंदर रख लेता है और कहता है चलो ठीक है इसको रख लेते हैं। वैसे भी मेरे बैंक दोबारा से मुझे मिल चुके हैं क्योंकि मेरे मास्टर जी टियान अब दोबारा से वापस आ चुके हैं, तो वो सारे बैंक भी दोबारा से पैसा कमाएंगे और वहाँ से इतना पैसा मिलेगा कि मैं अपना कर्जा आसानी से चुका लूंगा। तो मिंग अभी यहीं पर इसी जगह के ऊपर खड़ा होता है कि उसी वक्त हीवंस की व्हील उसके सामने अपीयर होती है। वो उसे कहती है मिस्टर मिंग तो तुम्हारे यहाँ पर टेस्ट का वक्त हो चुका है, क्या तुम इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या नहीं। तो मिंग उसकी तरफ देखता और कहता है ये तो हीवन की व्हील है लेकिन ये यहाँ पर कैसे अपीयर हो गया। वो उसे कहता है मुझे अभी भी यहाँ पर बहुत सारे जरूरी काम करने हैं, मैं कीटियन सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूँ इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता, मैं फिलहाल के लिए टेस्ट देने के लिए नहीं आ सकता। हीवंस की व्हील उसे कहती है मैं यहाँ पर जिस ट्रायल एंड टेस्ट की बात कर रहा हूँ उसे 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, उसकी 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहली वू जोंग है, दूसरी वू जून, तीसरी वू जून और चौथी वू शेंग है और सबसे आखिर पर वू शेन आती है। जबकि तुम वू जून प्लेन पर पहुंच चुके हो, इसी वजह से तुमने पहले वाली स्टेज को तो वैसे ही क्लियर कर दिया है, वो वेस्ट हो चुकी है कि जब तुम कल्टीवेशन लेवल में मार्शल आर्ट्स गुरु लेवल पर थे तुमने इस टेस्ट को नहीं दिया, इसी वजह से तुम्हारे अगले लेवल पर मुझे यहाँ पर फोर्सफुली तुम्हें इस टेस्ट में भेजना होगा, तुम्हारे पास दूसरी कोई भी चॉइस नहीं है, तुम्हें इस टेस्ट को देने के लिए जाना पड़ेगा। मिंग उसे चिल्लाकर कहता है इस बात का क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर मुझे जबरदस्ती भेजने वाले हो। अगर मैं टेस्ट देने के लिए चला गया तो लास्ट स्टेज तो उसकी मार्शल आर्ट्स गॉड लेवल है, इसका मतलब यह है कि मुझे चारों स्टेजेस को क्लियर करने के बाद मार्शल आर्ट्स का गार्ड बनने के बाद वापस आना पड़ेगा। की व्हील उसे कहती है नहीं जी ऐसे काम नहीं करता, हर एक स्टेज अलग अलग होती है, तुम एक स्टेज के ऊपर जाओगे उसको क्लियर करोगे और वापस आ सकते हो, उसके बाद जब चाहे दूसरी स्टेज पर जा सकते हो और दूसरा टेस्ट दे सकते हो। सर नहीं है कि एक बार वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें सारी की सारी स्टेजेस को एक ही बार में क्लियर करना पड़ेगा। साथ ही उसे बताता है ये ट्रायल ग्राउंड काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, वहाँ पर जाने के बाद तुम बहुत सारे जीनियसेस के साथ मिलोगे जो कि दूसरी ह्यूमन सिविलाइजेशन से आए होंगे, सारे के सारे टिंजू से नहीं होंगे बल्कि दूसरी दुनियाओं से आए होंगे, तो सारी दूसरी दुनियाओं और प्लेनेट से यहाँ पर लोग आए होंगे जो कि वहाँ पर टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आएंगे। उनमें से काफी सारे लोगों की कल्टीवेशन तुमसे ज्यादा हायर होगी जबकि कुछ की लोअर भी हो सकती है, लेकिन सभी लोग तुम्हारी तरह अपनी रेस के सबसे बड़े जीनियस होंगे। तुम्हें वहाँ पर जाकर उन सभी के साथ फाइट करना होगी, अगर तुम उन सभी को फाइट में हरा देते हो तो तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। हीवन व्हील से कहता है तुमने कहा कि यहाँ पर स्टेज का नाम वूजुन है, लेकिन वूजुन स्टेज ये तो हमारी मार्शल आर्ट्स की सिविलाइजेशन में स्टेप्स हैं, यानी कि ये हमारी स्टेजेस हैं, क्या दूसरी दुनियाओं में भी मार्शल आर्ट्स या कल्टीवेशन की यही स्टेजेस होती हैं? हम लोगों का पावर लेवल किस तरह डिफाइन किया जाएगा? हीवन व्हील से कहती है हाँ तुमने ये बात तो ठीक कही, हर एक प्लेनेट के ऊपर हर एक जगह के ऊपर उनके कल्टीवेशन लेवल अलग होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक मेन ट्रायल दिया जा रहा है इसी वजह से चाहे उनके कल्टीवेशन लेवल का नाम कुछ भी हो वो लोग तुम्हारी पावर लेवल के बराबर पहुँचते हैं, यानी कि तुम्हारे मार्शल आर्ट सेंट लेवल पर पहुँचे हैं, तभी उनको इस टेस्ट के लिए चूज किया गया है। यानी कि वहाँ पर जितने भी लोग टेस्ट देने के लिए आने वाले हैं उन सभी लोगों ने अपनी अपनी कल्टीवेशन स्टेजेस के हिसाब से अपनी मार्शल सोल को कंडेंस किया है, जैसे कि तुमने अभी अभी अपनी मार्शल सोल को कंडेंस किया हुआ है। जैसे कि बुद्धिज्म के लोग हैं वो बुद्धा सिविलाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने यहाँ पर अपनी सोल को सोल के मुताबिक अपने आप को कल्टीवेट किया है। इसके अलावा इमोर्टल सिविलाइजेशन के लोग भी वहाँ पर आएंगे। इमोर्टल सिविलाइजेशन के लोगों ने हार्ड एम्ब्रियो के नाम से अपनी मार्शल आर्ट्स की सोल्स को कंडेंस किया है और उसके बाद वो इस लेवल पर पहुंचे हैं, यानी कि वहाँ पर जितने भी लोग आएंगे वो सभी के सभी एक ही लेवल के बराबर होंगे, इसलिए तुम्हें वहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो सभी लोग जीनियस होंगे लेकिन पावर लेवल के हिसाब से वो सभी लोग मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन के मार्शल आर्ट सेंट के लेवल के बराबर के होंगे, तुम्हें उन सभी को हराना होगा। जहाँ पर हमारी एपिसोड 381 का एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा मिंग कुछ नए लोगों के साथ फाइट करेगा जो कि बाकी की दुनियाओं से यहाँ पर आने वाले हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर की एपिसोड 380 के साथ हाजिर हूँ। तो ये वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हालांकि मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगी है, पता नहीं आपको इंटरेस्टिंग लगती है या नहीं। क्योंकि इस एपिसोड में हमारा मिंग एक नई दुनिया में जा रहा है जहाँ पर जाकर वो दूसरे कम्पिटिटर्स के साथ कम्पीट करेगा। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था जहाँ पर हीवंस की व्हील हमारे मिंग के पास अपीयर होती है और उसे कहती है टेस्ट मिंग तुम्हारे टेस्ट का वक्त आ चुका है, जाकर अपना टेस्ट देना होगा। इस बार मैं तुम्हें फोर्सफुली वहाँ पर भेजने वाला हूँ और तुम्हें इस बार जाना ही पड़ेगा। साथ ही उसे बताता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हालांकि वो सारे के सारे दूसरी सिविलाइजेशन या फिर दूसरे प्लेनेट से आए हुए जीनियस लड़के होंगे, लेकिन फिर भी उन सभी का कल्टीवेशन लेवल तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल के सेम होगा, इसी वजह से तुम सभी लोगों की पावर लेवल्स एक जितनी होंगी। इस एपिसोड की शुरुआत में मिंग हीवंस की विल की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि वो सभी लोग सोल रिफाइनिंग स्टेज के ऊपर होंगे, यानी कि जिस तरह मैं इस वक्त मार्शल आर्ट सेंट लेवल पर हूँ तो वो सभी लोग भी इसी लेवल के सेम लेवल पर होंगे, चाहे उनकी कल्टीवेशन स्टेज का नाम कुछ भी हो। हीवंस विल हमारे मिंग से कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर जिस जगह के ऊपर भेजने वाला हूँ उस
ट्रायल ग्राउंड के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा प्रेशियस है, लेकिन वहाँ पर क्वांटिटी बहुत ज्यादा लिमिटेड है। इसी वजह से तुम्हें वहाँ पर आपस में कम्पीट करना होगा। तो वहाँ पर से जो भी ट्रेजर मिलेगा वो सब तुम अपने लिए रख सकते हो, लेकिन तुम्हें वहाँ पर एक दूसरे को मारना पड़ेगा। कोई चीज तुम्हें मिले वहाँ पर उसको हासिल करने के लिए तुम्हें दूसरे कल्टिवेटर्स को मारना पड़ेगा। इसी तरह तुम एक दूसरे को मारकर स्ट्रॉन्ग बनोगे। एंड के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट को ही चूज किया जाएगा जो जिंदा बचेगा। मिंग हीवंसविल से पूछता है, मुझे ये बताओ क्या टियानजू लैंड से मैं अकेला ही जीनियस हूँ जिसे यहाँ पर टेस्टर के तौर पर चूज किया गया है? हीवंसविल उसे कहती है, आज से कुछ महीने पहले तक तो तुम सिर्फ अकेले ही थे। जब मैंने तुम्हें चूज किया था उस वक्त तुम अकेले थे, लेकिन अब इस वक्त हालात काफी बदल चुके हैं। इस वक्त तुम्हारे टियानजन कॉन्टिनेंट से 2 लोगों को भेजा गया है। तो 2 लोग पहले से उस ट्रायल ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं। वो दोनों वहाँ पर जाकर फाइट कर रहे हैं। उनमें से एक तो कीटियन सेक्टर का लड़का है, जबकि दूसरा सेक्रेट ग्राउंड यानी कि ओरिजिनल शेनहाई पैलेस से है। तो मिंग हीवंसविल की बात सुनने के बाद कहता है, तो इसका मतलब अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मेरे राइवल हैं, यानी कि वो मुझसे भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं अगर फ्यूचर में उनको और ज्यादा रिसोर्सेज मिले। तो लगा था कि सेम लेवल पर सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ कि उसे टेस्टर के तौर पर चूज किया गया है। तो हीवंस की विल उसके लिए पोर्टल को ओपन करती है और मिंग से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर पोर्टल को ओपन कर दिया है। तुम्हें ट्रायल ग्राउंड की दुनिया में भेजा जा रहा है। वहाँ पर जाकर तुम्हें कम्पीट करना है, दूसरों को मारना है और अपने आप को जिंदा रखना है। अगर तुम एंड पर बचते हो तो तुम वो लकी वन बन जाओगे जो अगले टेस्ट के लिए क्वालिफाई होगे। बेस्ट ऑफ लक। और साथ ही उसे वहाँ से भेज दिया जाता है। तो नेक्स्ट सीन हमें एक दूसरी दुनिया का दिखाया जाता है। तो ये एक दूसरा प्लेनेट है जहाँ पर काफी अजीबोगरीब पंछी परिंदे होते हैं। ऐसे लगता है कि हमारा मिंग किसी ऐसे प्लेनेट के ऊपर आ गया जहाँ पर डायनासोर्स हुआ करते थे, कि यहाँ पर जितने भी डीमन बीस्ट बनाए गए हैं वो सभी के सभी अजीबोगरीब दिखाई दे रहे हैं। हमारा मिंग वहाँ पर एक झील के पास जाकर अपीयर होता है। वहाँ पर अपीयर होने के बाद वो जल्दी से जल्दी अपनी क्रिस्टल वाली पावर को एक्टिवेट करता है जिससे वो अपने आप को इनविजिबल कर सके। मिंग कहता है, सबसे पहले तो अपने आप को इनविजिबल करते हैं, यहाँ पर सेफ रहना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे अलावा जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी जीनियस हैं, यानी कि मेरी तरह ही वो भी टॉप क्लास के जीनियस हैं जिनको यहाँ पर टेस्ट के लिए भेजा गया है। यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी को सामने रखना पड़ेगा और बहुत ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा। मिंग वहाँ पर आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। मिंग कहता है, इस दुनिया को देखकर लगता है कि ये ना तो कोई ऐसी जगह है जहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर मिल सके, ना ही ये कोई छोटी दुनिया है। छोटी दुनिया जहाँ पर कोई ना कोई खजाना छुपा होता है। प्रिंसिपल स्वर्ड उसे कहती है, मास्टर तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना है, जहाँ से जो ओरा निकल रहा है वो किसी भी छोटी दुनिया या फिर किसी एनर्जी या फिर एल्यूजन से बनाई गई यहाँ का नहीं है, बल्कि ये तो अपने आप में एक पूरी की पूरी दुनिया है। जैसे कि तुम्हारा टियानजन कॉन्टिनेंट है, ये एक दूसरा प्लेनेट है जिसके ऊपर तुम इस वक्त मौजूद हो। और इस प्लेनेट को देखकर तो लगता है कि कभी इस प्लेनेट के ऊपर बहुत सारे इंसान रहा करते थे, लेकिन इस वक्त तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सैवेज बीस्ट रहते हैं और कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं है। पता नहीं ये सारे इंसान कहाँ पर चले गए होंगे। उसे कहता, हाँ मुझे भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस तरह के बीस्ट ही दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ जानवर दिखाई दे रहे हैं और कोई भी इंसान नहीं है। अगर यहाँ पर इंसान थे तो वो कहाँ पर चले गए। विमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर मुझे भी लगता है कि यहाँ पर कभी इंसान रहते थे, लेकिन अब हमें भी इस बारे में कैसे पता होगा क्योंकि हम लोग कौन सा इस दुनिया से हैं। इनविंसिबल स्वर्ड विंग से कहती है, मास्टर इस जगह की हीवन एंड अर्थ के लास्ट को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर बहुत ही पावरफुल सिविलाइजेशन रहा करती थी, कि जो इंसान थे उनमें से बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर पैदा हुए होंगे, बहुत सारे पावर हाउसेस यहाँ से निकले होंगे। लेकिन उन सभी को हराना इतना भी आसान नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सभी के सभी इंसान जो कि इस प्लेनेट पर रहा करते थे वो खुद इस प्लेनेट को छोड़कर चले गए हैं, जैसे कि उन्होंने जानबूझकर टेस्ट के लिए इस जगह को खाली कर दिया हो। मिंग उन दोनों से कहता है, तुम लोगों ने जिस तरह बताया कि हमारे टियानजन कॉन्टिनेंट की तरह एक बहुत बड़ी दुनिया है, मुझे लगता है कि यहाँ पर बाकी के सारे टेस्टर्स को ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। मैं पूरे के पूरे एरिया को तो सर्च नहीं कर सकता, करने से तो बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होगी। मिंग कहता है, मुझे यहाँ पर बहुत सारी आंखों और बहुत सारे कानों की जरूरत है। और वो जल्दी से उड़ता हुआ आगे बढ़ता और कहता है, काश यहाँ पर मुझे उन डीमन कीड़ों की तरह कोई कीड़ों का नेस्ट मिल जाए। लास्ट टाइम एक एपिसोड में आपको याद होगा कि मिंग ने बीटल्स को यूज किया था। उन बीटल्स को यूज करते हुए उनका रिप्रोड्यूस किया और उनको कंट्रोल करते हुए पूरे एरिया यानी कि उस पूरी दुनिया के ऊपर उसने कंट्रोल कर लिया था। इसी तरह यहाँ पर भी मिंग कोई ऐसी चीज ढूंढ रहा है जिसके ऊपर वो कंट्रोल कर सके और उसकी नजर से वो खुद देख सके और उनको पूरे एरिया को स्कैन करने के लिए भेज सके। और मिंग वहाँ पर काफी देर तक ढूंढता रहता है, पूरे 3 दिन तक वो ढूंढता रहता है, लेकिन उसे ऐसा कोई भी डीमन कीड़ा वहाँ पर नहीं मिलता जिसको वो कंट्रोल कर सके। अचानक उसकी नजर आसमान में उड़ते हुए पंछियों के ऊपर पड़ती है। वो पंछी उनका किंग उनके आगे आगे उड़ रहा होता है, जबकि बाकी सारे पंछी उसको फॉलो कर रहे होते हैं। उन पंछियों की तरफ देखता और कहता है, यहाँ के पंछी तो काफी ज्यादा अजीब हैं, ऊपर से इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि ये पंछी बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे मेरे कंट्रोल करने के लिए। ऊपर से ये यहाँ पर फ्लॉक्स में उड़े हैं और इनका किंग इनको गाने के जरिए से कंट्रोल कर रहा है। वो उनको गाना गाकर समझाता है कि उन्हें क्या करना है। बाकी के सारे पंछी अपने किंग की बात सुनते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैंने इनके किंग को कंट्रोल कर लिया तो बाकी के सभी मेरे कंट्रोल में आ जाएंगे। मिंग यहीं पर अपनी एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता और कहता है, चलो ठीक है, आप जल्दी से पहले किंग को पकड़ते हैं और उसके बाद बाकी के सारे पंछियों से अपनी बात मनवाएंगे। तो सारे पंछी उड़ते हुए सामने की तरफ जा रहे होते हैं। तो हमारा मिंग उनके किंग के सामने अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और वो किंग उस फॉर्मेशन के साथ टकराता है, धड़ाम करके ऊपर से नीचे गिर आता है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है, जबकि हमारा मिंग उसको गर्दन से पकड़ लेता है। वो उसको
गर्दन से पकड़ता है तो उसके पांख उसे महसूस होते हैं जैसे बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा हार्ड है। मिंग कहता है इसके पांख तो एक तलवार की तरह बहुत ज्यादा हार्ड है। जब मेरे हाथ में स्ट्रेंथ नहीं होती तो इसने तो मेरे हाथ को ही काट देना था। तुम्हारा मिंग जैसे उन पंछियों के किंग को गले से पकड़ता है वो चिल्लाकर उसे कहता है घटिया इंसान कहीं के, जल्दी से मुझे छोड़ो, तुमने मुझे पकड़ा क्यों हुआ है? तुम इस किंग की डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस किंग को इस तरह पकड़ने की? तो मिंग उसे कहता है बर्ड किंग तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने इस तरह की बातें तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आज तुम गुस्सा किस बात पे हो रहे हो? मैं तो यहाँ पर तुम्हें बस एक छोटा सा काम करवाना चाहता हूँ, तुम बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो, उसके बाद तुम जा सकते हो, तुम्हारी आजादी वापस मिल जाएगी, तुम जहाँ पर जाओ वहाँ पर जा सकते हो। बर्ड किंग आगे से और भी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर उसे कहता है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मेरे जैसा एक महान किंग तुम्हारे जैसे एक कमजोर और घटिया इंसान का कभी भी गुलाम नहीं बनेगा। अभी मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हारी जिंदगी को मौत से भी ज्यादा बदतर बना दूंगा। तो मिंग उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है जरा देखो सही, एक छोटा सा पंछी यहाँ पर मुझे किस तरह आंखें दिखा रहा है, जरा इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो हमारा मिंग उसकी गर्दन को जरा जोर से दबाता है और उसका गला दबा रहा होता है। उसे कहता है अभी अभी तुमने क्या कहा कि तुम यहाँ पर मेरी जिंदगी को मौत से ज्यादा बदतर बना दोगे? तो बेचारा बर्ड किंग वहीं पर रोना शुरू कर देता है और उसे कहता है बस करो, क्या तुम मुझे मार डालोगे? तुमने मेरी गर्दन दबा दी, मैं मरने वाला हूँ, मुझे सांस नहीं आ रही। मिंग उसे कहता है तो बर्ड किंग यहाँ पर मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दो चॉइसेस देने वाला हूँ। पहली चॉइस ये है कि चुपचाप मेरी बात मानो, जो मैं कहता हूँ कर दो और एंड के ऊपर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। यहाँ पर दूसरी चॉइस ये है कि मेरी बात को मानने से मना कर दो और मैं यहीं पर तुम्हारी गर्दन को मरोड़ कर तुम्हें मार डालता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी सोल के ऊपर कब्जा कर लूंगा। फिर तुम हमेशा के लिए एक ज़ोंबी बनकर इस पूरी दुनिया में घूमते रहोगे, क्योंकि मर नहीं पाओगे क्योंकि तुम तो पहले से मर चुके होगे। बर्ड किंग काफी घबरा जाता है और मिंग से कहता है सर आपका जो हुक्म है वो मानने को तैयार हूँ, चलो जल्दी से बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। अरे मिंग यहाँ पर मुफ्त में उससे कुछ नहीं करवा रहा। मिंग अपने पास एक स्पेशल फ्रूट निकालता है और उसे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें बुली नहीं कर रहा और ना ही यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। तुम यहाँ पर मेरी मदद करते हो जिस काम के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो बदले में मैं तुम्हें ये जुजुबाई फ्रूट दूंगा, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। बर्ड किंग जैसे वहाँ पर उसके हाथ में उस जुजुबाई फ्रूट को देखता है वो उसे कहता है इसकी स्मेल तो बहुत ज्यादा अच्छी है और ये दिखने में बहुत ज्यादा टेस्टी है, जल्दी से ये फ्रूट मुझे दे दो और बदले में तुम्हें जो चाहिए वो ये किंग तुम्हें देगा, तुम्हें जो करवाना है वो बताओ मुझे, चलो जल्दी से पहले ये मुझे दे दो। हमारा मिंग उस फ्रूट को उसकी तरफ फेंकता है, वो उस फ्रूट को खा जाता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, थम्स अप करते हुए कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा क्वालिटी वाला स्टफ था। तो मिंग उसे कहता है तो मेरी बात सुनो, इस दुनिया के अंदर मेरी तरह के और भी बहुत सारे इंसान है जो कि यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए हैं, तुम्हें बस इतना करना है कि अपने दोस्तों को कहना है कि उन इंसानों के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके दे, उन्हें आसपास के इलाके में भेज दो और स्कैन करो, पर भी तुम्हें कोई मेरी तरह का दूसरा इंसान दिखाई दे, जल्दी से जल्दी वापस आकर मुझे इन्फॉर्मेशन दो, जितने ज्यादा इंसानों को तुम ढूंढोगे मैं तुम्हें उतने ज्यादा फ्रूट्स खाने को दूंगा। मिंग उसे कहता है ये तो बहुत ही आसान सा काम है, मुझे लगा था शायद तुम यहाँ पर कोई मुश्किल काम करवाने वाले हो। तो हमारा किंग वहीं पर गाना गाना स्टार्ट करता है, वो यहाँ पर अपनी आवाज में कुछ गाना गा रहा होता है जैसे कि बा 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 जान जान जान, इसी तरह का कोई गाना होता है। वो जैसे वहाँ पर वो गाना गाता है वो मैसेज पहुंच जाता है और उसके जितने भी बाकी के सारे साथी होते हैं वो सभी लोग मैसेज सुनते ही शू करके वहाँ से गायब हो जाते हैं, वो चारों डायरेक्शंस में चले जाते हैं तो वो जाकर उन इंसानों को ढूंढ सके जिनको मिंग ढूंढना चाहता है। बर्ड किंग हमारे मिंग से कहता है मैंने उन सभी लोगों को ऑर्डर्स दे दिए हैं, हम सभी लोगों की स्पीड तो लाइटनिंग से भी ज्यादा तेज है, देखना हम लोग बहुत ही जल्दी तुम्हें यहाँ पर उन इंसानों को ढूंढ कर दे देंगे, तुम बस अपने पास से वो 5 फ्रूट्स को रेडी रखो क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम्हें इंसान मिलने वाले हैं। मिंग से कहता है हाँ तुम्हें लगता है कि ये काम बहुत ज्यादा आसान है, एक बार उन इंसानों को ढूंढ तो लो, मैं अपने वादे का पक्का हूँ, मैं तुम्हें बदले में फ्रूट जरूर दूंगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 381 का एंड हो जाता है।